आज का जो टॉपिक है वो है मटेरियल रूल्स वर्सेस स्पिरिचुअल रूल्स। आध्यात्मिक जगत के नियम बनाम भौतिक जगत के नियम, ये दोनों ही आपस में बहुत ही भयानक लेवल पे अलग 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 तरीके से हैं। और इनकी वजह से जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होता है वो होता है। दूसरी चीज कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहते हैं कि भैया एक काम करो, आप ये सब छोड़ो, ये क्या 50-50 मिनट के कंटेंट बनाते रहते हो, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ये बताओ, आप फोन पे ही बता दो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में ही बता दो, 15 सेकंड के यूट्यूब शॉर्ट में, इंस्टाग्राम रील बनाओ ना, तो उससे क्या होगा, जल्दी से हमें कुछ पता चले और कुछ और दूसरे कुछ नया जो नहीं पता है उसके तरफ जो तलाश है, हमारी जो खोज है, हमारी जो सर्च है, वो चालू हो जाए। ये पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी ही रॉन्ग है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत फहमी है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। लाइफ का सबसे बड़ा गोल है कि आप अपने काम में तो ग्रो कर ही रहे हो, लेकिन आप आंतरिक जीवन में भी कितना ग्रो कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो पॉडकास्ट है उसमें मैं आपको कुछ अपने पर्सनल जिंदगी से उदाहरण या जो सिलसिले हैं वो उठा के बताऊंगा। साथ ही साथ मटेरियल रूल्स वर्सेस स्पिरिचुअल रूल्स क्या है, बेसिकली इसके ऊपर जो पॉडकास्ट है इसके ऊपर चर्चा होगी। मेरे पास कई बार नई नई लड़कियों से मैं बात करता हूं। मतलब मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा रहा है कि शायद यूट्यूब चैनल से या स्पिरिचुअलिटी के चैनल से कोई ना कोई लड़की आती है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी चैनल पे ज़्यादा लड़कियां हैं, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि एक तो कुकिंग चैनल पे और स्पिरिचुअलिटी चैनल पे और व्लॉग्स यानी यात्रा वाले जितने भी चैनल है, इस पे लड़कियों की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर मेरा म्यूजिक चैनल उठा के देखेंगे तो वहाँ पे 90% सिर्फ 95% लड़के देखते हैं उसको, 5% लड़कियां देखती। शायद मैंने कभी इनके ऊपर कंटेंट नहीं बनाया इस वजह से। बहरहाल, अगर कोई लड़की मेरे पास आती है और मैं उससे रॉन्ग इंग्लिश में बात करता हूं, यानी जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वो मेरे को लूट गया, तो मैं बोलूंगा कि ही इज लूटिंग मी, तो ये रॉन्ग हो गया, दिस इज एरर, एरर है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इसको माइंड नहीं करेगी अगर मुझे उसको पटाना है तो। वैसे तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को भी पटाने में, क्योंकि मैं उस सब से बाहर आ चुका हूं। पर लेट्स इमेजिन कि, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो भी चुका है, पुराने जब मैं टीनेज में था और जब 25 साल की उम्र हुई तब भी ये कई बार हुआ कि जो गर्लफ्रेंड, जो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड जो भी करंट मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं शुरू में उससे मिलता और मैं उससे रॉन्ग इंग्लिश में बात करता, तो जो इंटरप्रिटेशन है वो ये पड़ता है कि ये गंवार है। आध्यात्मिक जगत में अगर देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां दो दृष्टिकोण की बात करूंगा मैं, एक है भौतिक दृष्टिकोण, एक है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंग्लिश बोल रहा हूं या कुछ भी बोल रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी कोई मूल्यता ही नहीं है। लेकिन मटेरियल दृष्टिकोण से इसकी बहुत मूल्यता है। यहां पे इंग्लिश बोलने वाले को स्मार्ट समझा जाता है, लड़कियां इंप्रेस होती हैं, लड़कियां पट जाती हैं। और ये एक बहुत ही भयंकर रूल है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो कहीं ना कहीं, भले ही वो बाद में रिलेशन के 6-7-8 महीने बाद, 1 साल बाद आपसे कह दे कि मतलब मैं क्या बताऊं, 1 साल बाद भले ही वो
माइंड ना करे, उसको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उसको पता है कि आप कैसे हो। आई थिंक उसको आपसे प्यार हो गया तो वो रह सकती है। बट शुरू में जब आपको इम्प्रेस करना है तो पैकेजिंग बहुत काम आती है। यानी जो प्रोडक्ट है वो नहीं, जो अंदर आपका दिल है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो मोहब्बत है उससे, वो शुरू में नहीं हुई है। शुरू में पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो इसकी कोई मूल्यता नहीं है। पैकेजिंग की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप भौतिक चाहते हो तो भौतिक के नियम कानून फॉलो करने होंगे। ये बड़ा खतरनाक रूल है जो कि कई लोगों को समझ नहीं आता। अगर आप भौतिक चाहते हो तो भौतिक के नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, उसको आदर्श मानना पड़ेगा। लेकिन आप आध्यात्मिक आदर्श मार्ग पर बैठे हुए हो और आप उस दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देखते हो। लेकिन रहना आपको दुनिया में है, रहना तो आपको भौतिक में नहीं है। क्या आप इस भौतिक जगत से अलग आध्यात्मिक जगत में रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आप शरीर में हो। या तो अपने आप को गोली मार लो तो ऑटोमेटिकली नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। आप ऑटोमेटिकली आपका नेचर वहां पे काम करना चालू कर देगा। नेचर विल टेक केयर फॉर यू। अगर आपको अभी गोली मार दें या सुसाइड कर लो या महासमाधि ले लो, व्हाटएवर जो भी है, शरीर को छोड़ दो, इच्छा मृत्यु ले लो, जो भी, नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। द मोमेंट यू पुट अ बुलेट इनसाइड योर हेड, द नेचर टेक्स ओवर। So after that, the only दृष्टिकोण, the only angle which is left is आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यानी आध्यात्मिक नियम कानूनों के हिसाब से जो भी बचा कुचा रेसिड्यू है आपका मरने के बाद, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो चीजें प्रोसेस होने लगती हैं, है ना। मेरे सेशन बहुत डीप है, हर किसी को समझ नहीं आए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉडकास्ट मेरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि मैं इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एवोल्यूशन क्या मैंने नया ऑब्जर्व किया है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग मेरे से फ़ोन पे कुछ लोग ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो मेरे साथ फ़ोन पे जुड़े हुए हैं और उनको पता नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं नेवर मीट योर हीरोज। एक डायलॉग है, नेवर मीट योर हीरोज। उनको पता नहीं कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है, कि वो जो भी बोलेंगे मैं उसका पॉडकास्ट बना दूंगा जहां मुझे लगेगा। हर चीज का नहीं, ऑब्वियसली मैं किसी को व्यक्तिगत कहानी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कुछ सीखा, आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हो और जैसे ही मैं आपके बारे में बात करूंगा पॉडकास्ट पे या यूट्यूब वीडियो में, आप कहोगे ये तो मेरी बेइज्जती होगी, और होनी है। इसीलिए मेरे से फोन पे और मैसेज पे पर्सनल बात मत करो, पहले ही मैं बता रहा हूं। क्योंकि जैसे ही मैंने बताया, एक आदमी आया, कहता है सर मेरे को मेडिटेशन समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मेडिटेशन ये है, वो है, ये है, वो है। मैंने आपके कोई पॉडकास्ट नहीं सुने, 2-3 पॉडकास्ट सुने और मैं चला आया हूँ, पर आपका मैंने ये सुन के आ गया था कि आपको गुस्सा आ जाता है बहुत। तो प्लीज़ मेरे बारे में पॉडकास्ट में डिस्कस मत करना कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं बहुत बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में डिस्कस मत करिए, सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो पूछ भी रहा है, हालांकि उसने जो क्वेश्चंस पूछे थे, अगर मैं आपको बता दूं तो आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये सब मैं ऑलरेडी इसका जो उच्चारण है कर चुका हूं ऑलरेडी। तो एक नई चीज मैंने ये ऑब्जर्व करी कि जो मेरे साथ फोन पे सब्सक्राइबर्स हैं, 2-3 सब्सक्राइबर्स मेरे साथ फोन पे हैं, वो मेरे से कहते हैं पार्थ आपने क्या नया ऑब्जर्व किया। मैंने कहा आपने रिसेंट पॉडकास्ट कब देखा मेरा? तो बोल रहे हैं आपका पॉडकास्ट देखना बंद कर दिया मैंने कहा क्यों? कहते हैं अरे सर आप 50-50 मिनट के पॉडकास्ट बनाते हो। यार क्या है यार ये, मतलब कुछ शॉर्ट में बताओ ना, वही चीज शॉर्ट बता दो। मैंने कहा तुम्हें ये लगता है ना कि लर्निंग ये है, मेरे हिसाब से ये लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग है ही नहीं। लर्निंग तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। अगर तुम्हें पता होता लर्निंग क्या होती है, कंटेंट कंज्यूम करना लर्निंग नहीं होती। तुम्हें पता ही नहीं लर्निंग क्या है। 58 मिनट का पॉडकास्ट जो बन रहा है वो अंतःकरण को सही करने के लिए बनता है। अंतःकरण 2 मिनट के शॉर्ट्स में सही नहीं होता। यानी जो मूड है, जो जोन है, वो आता नहीं है। जोन आएगा नहीं, अंतःकरण बदलेगा नहीं, आंतरिक वातावरण बदलेगा नहीं, तो उसमें तुम्हारा क्या चेंज होगा? आंतरिक वातावरण का बदलना पहले जरूरी है, लेकिन ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम पूछते हो कि नया ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप? नया ऑब्जर्व यही किया है कि आप ये पूछ रहे हो कि मैं नया ऑब्जर्व कर रहा हूं, यही ऑब्जर्व किया है और वही मैं आज बता रहा हूं। इसीलिए मेरे से कोई फोन पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप मेरे से फोन पे बात करोगे
मैं आपके बारे में ऐसी सी बातें करने लगूंगा अगर आप ज्यादा मेरे से फोन पे बात कर रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। एक सज्जन है, मैं उनसे बातें करता हूं, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक बार बात हो गई। ज्यादा अगर उन्होंने बात करी तो मेरी लड़ाई हो जाएगी उनसे, क्योंकि उनको वो चीजें पसंद नहीं आएगी जो मैं उनके बारे में बताऊंगा, और वो किसी को पसंद नहीं है। फंडे हिले हुए हैं लोग। वो मेरे से बोलते हैं मैं हिमालय पे जाके बैठा, मैं यहां पे जाके बैठा हुआ हूं, रोज मेडिटेशन कर रहा हूं। मैंने उससे क्या होता है? जो वो सोच रहे थे कि मैं हिमालय में बैठा हूं, मैं नदी के किनारे बैठा हूं, मैंने कहा उससे क्या होता है? तुरंत मैंने क्वेश्चन किया। मैंने कहा आप बार बार ये बात बोलते रहते हो कि यही जिंदगी है। क्या जिंदगी है? इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी, और जब मेडिटेशन करते हो एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, रेस्टलेस बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। काम मतलब क्या? काम वासना। काम वासना मतलब सेक्स नहीं होता है। दारू, नशा, गांजा, सेक्स सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। काम मतलब क्या? ऊर्जा जो व्यक्त करने के लिए आश्रित हो, तो व्यक्त होना ही होना है। और अगर आपने व्यक्त नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो नीचे से होती है। ऊर्जा आप रोक नहीं सकते, लेकिन ऊर्जा की प्रकृति किसी को पता नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है नहीं। ऊर्जा की प्रकृति ने किसी ने बात ही नहीं करी, ना कृष्णमूर्ति ने बात करी, ना संदीप ने बात करी, ओशो ने बात करी, और मैंने बात करी है। ऊर्जा की प्रकृति नहीं पता ना। लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन डायरेक्ट योर माइंड। क्वेश्चन ही गलत है। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका एंड आपको गलत ही मिलेगा। तो इसीलिए कोई मेरे से एक हफ्ते ज्यादा बात नहीं कर सकता, और रुक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगूंगा, क्योंकि मैं एक अंडर कंस्टेंट ऑब्जर्वेशन मोड में रहता हूं। और जैसे ही आप मेरे से बात करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं ऐसी ऐसी चीजें निकाल लूंगा आपके अंदर से, और फिर आपके ऊपर मारूंगा। आप कहोगे अरे तो मेरे को नीचा दिखा रहा है, और वही होता है। और इसीलिए नेवर मीट योर हीरोज। दिस इज द सेम रीजन यू शुड नेवर मीट समबडी, बिकॉज तुम्हारे माइंड में जो इमेज बनी है वो इमेज नहीं है। और मैं बहुत डायरेक्ट इंसान हूं, बहुत डायरेक्ट इंसान हूं मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट रहना पसंद करता हूं। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट नहीं रहूंगा ना, तो मैं जिंदगी में डायरेक्ट नहीं रहूंगा। मैं डायरेक्ट हूं। अगर मैं डायरेक्ट हूं ऊपर ऊपर से, तो अंदर भी डायरेक्ट हूं। जो आदमी ऊपर ऊपर से चीजें बताता नहीं है, छुपाता है, वो अंदर अंदर भी अपने आप को गलत बोल रहा होता है। उसको जलन हो रही है, लेकिन वो कभी नहीं मानेगा कि जलन हो रही है। जलन हो रही है उसको, लेकिन उसको पता भी नहीं कि जलन हो रही है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। तो मटेरियल जो रूल्स हैं और स्पिरिचुअल रूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी लड़की को पटाना है, तो आप वहां पे ये अपेक्षा लेके जा रहे हो कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, और इंग्लिश की कोई मूल्यता नहीं है, टूटी फूटी मेरी इंग्लिश है। तो एक काम करता हूं, मैं तुमसे ये कहने की कोशिश करता हूं कि देखो इस दुनिया में इंग्लिश की क्या वैल्यू है। लेकिन वो इंप्रेस तो बेटा इंग्लिश से ही होगी। अब तुम्हें जो चाहिए, अगर उसको चाहिए, अगर कोई चीज तुम्हें भौतिक जगत से चाहिए, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो तुम्हें वो चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे लड़की चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे शादी करनी, व्हाटएवर जो भी। तो उस हिसाब से चीजें, नियम कानून है, उस हिसाब चलना पड़ेगा। अब वो जो नियम कानून है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बच्चों की तरह लगते हैं, लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण है उसके लिए वो एक बहुत ही सीरियस और गंभीर मुद्दा है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब चली गई, तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही सीरियस गंभीर मुद्दा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई इसकी तो कोई मूल्यता ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ ये मूल्यता है कि आपको ये पता है कि आप कौन है। अगर आपको पता है आपको कौन है, तो वो उसकी मूल्यता है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा आप कौन है, आप ऑटोमेटिकली ट्यून इन हो जाएंगे नेचर के साथ। धीरे धीरे पता चलता है, एकदम से नहीं, एकदम से कुछ ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती इसमें। धीरे धीरे आपको ढलते रहोगे, आप जैसे कंटेंट कंज्यूम करोगे, और आपको साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग भी सीखनी पड़ेगी, कि काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो लड़की को आपको पटाना है, आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर उसको इंग्लिश इंप्रेस करती है तो अब वो लड़की कभी सामने नहीं बोलेगी कि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। यह भी तुमको समझना है। कोई भी लड़का लड़की, एक बात बताओ,
ऐसी लड़की से शादी करोगे जो इंग्लिश बोलती है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या ऐसी लड़की जो हिंदी बोलती है? आप कहोगे नहीं नहीं हिंदी बोलती है, अरे ऐसा नहीं है। पर फिर भी आप कर तो लोगे हिंदी वाली से, लेकिन इंग्लिश वाली आपको अट्रैक्ट तो जरूर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंग्लिश अच्छी बोल लेता है उसका इंटेलेक्ट जो है थोड़ा बहुत अच्छा है, तभी वो सीख पाया है। और इंटेलेक्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है, इंटेलेक्चुअल जो अट्रैक्शन है वो इसी वजह से होती है। कई लोग इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये बंदा बहुत समझदार है, और कई लोग जो हैं वो, कई सारे लोग ऐसे जो हैं जो मटेरियल पोजीशंस को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कार है इसके पास बाल अच्छे हैं, इसकी सुंदरता अच्छी है, इसके पास पैसा अच्छा है, सक्सेस अच्छी है, पद प्रतिष्ठा सम्मान वॉटेवर जो भी है। तो हर तरफ जैसे ही आप अध्यात्म जगत में स्थित होते हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में स्थित होते हो, देखो नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण नाम की चीज होती है, अध्यात्म नाम की चीज होती है। लेकिन डाउन द लाइन 4-5 साल से मैंने ये देखा, जब मैं घुसा इसमें तो मैंने देखा मेरा दृष्टिकोण दो है, एक मटेरियल दृष्टिकोण है और एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है। मटेरियल रेल्म में, मटेरियल जो दुनिया है, भौतिक जगत जो है, उस जगत में अगर आप देखेंगे तो नियम कानून अलग है। जैसे यहां हर चीज मूवमेंट में है, यहां पे हर चीज में एक्टिविटी हो रही है, इसको लॉ ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। आप अगर जुपिटर को देखोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ स्टॉर्मिंग चल रही है, अंदर तूफान आ रहा है, सैटर्न मूव कर रहा है, पृथ्वी रुकी नहीं है एक जगह पे, पृथ्वी घूम रही है, और पूरा सोलर सिस्टम उस जगह पे नहीं रुका, कब का छोड़ चुका वो। अभी हम बात कर रहे हैं जब से पॉडकास्ट चालू हुआ है, हम ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ चुके हैं आगे। तो आप समझ लीजिए 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कितना 2-3 हजार, शायद 4,000 5,000 आगे जा चुके हैं, वो स्पेस छोड़ चुके हैं हम, जो पुराना वाला स्पेस। तो कुछ मूवमेंट तो है ही नहीं। और आध्यात्मिक जगत में सबको रुका पड़ा है। आध्यात्मिक जगत में टाइम एंड स्पेस नहीं है, तो सब कुछ रुका पड़ा है। साउंड ऑफ साइलेंस स्थिर है, उसमें कभी ऊपर नीचे नहीं होता। जो ये अनाद अनाद है, इसमें कभी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। आप देखो टी ऐसे चल रहा है, टी टू 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 टू। अगर आप म्यूजिक सुनोगे, सारे गामा पा धा नी सा नी था पा गा रे सा, अलग अलग ऊपर नहीं चल रहा, ऊपर हो जाता। तो वो जो साउंड है उसमें बदलाव होते रहते हैं, चेंज है, लॉ ऑफ चेंज है। वहां पे कोई चेंज नहीं है। यहां पे सेंटर पॉइंट है हर चीज का, वहां कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। यहां पे डुअलिटी में चीजें काम करती हैं, ठंडा गरम, साउथ पोल नॉर्थ पोल, पति पत्नी, गुस्सा शांति, तमाचा प्यार। आप देखोगे तो हर तरफ डुअलिटी काम कर रही है। डोमिनोज, पिज्जा हट, ओला, उबर, ओ भाई साहब, अब देखोगे हर तरफ तो डुअलिटी काम करती है हर तरफ। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसलिए लड़ाई हो रही। आचार प्रशांत अच्छे हैं, नहीं संदीप महेश्वरी अच्छे हैं, लड़ते रहो। आपने कैसे बोल दिया रीइंकार्नेशन गलत है? संदीप महेश्वरी जो बोलते हैं वो सही है। आप बेवकूफ हो, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आपने उनके ऊपर उंगली कैसे उठा दी? अरे घोंचू, मैंने कब उंगली उठाई है? मैं तो एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं सिर्फ उस बात का, उसका काउंटर दे रहा हूं सिर्फ। आदमी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप किसके साइड हो? आप संदीप महेश्वरी के साइड हो कि उनके साइड हो? मैं किसी के साइड नहीं हूं, घोंचुओं। मेरी साइड है ही नहीं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा लोगों को। जैसे ही कोई वीडियो बनाओ, अभी मैंने के वर्सेस अरिजीत सिंह की एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि सोनू निगम वर्सेस अरिजीत सिंह, रिसेंटली अभी मेरे म्यूजिक चैनल पे। वहां पे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, तुमने सोनू निगम को बोल दिया, तुमने अरिजीत सिंह को बोल दिया। अरे घोंचू, वहां पे अरिजीत सिंह की एक जो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, उसको दिखाया जा रहा है, और सोनू निगम की अच्छी क्वालिटी दिखाया जा रहा है। दोनों का भेद जो किया जा रहा है, वो कंपैरिजन किया जा रहा है, वो 100% किया जा रहा है कंपैरिजन, लेकिन अच्छी क्वालिटी का किया जा रहा है। अरे घोचू भाई, क्या बताऊं, इतना बेसिक लेवल लोग नहीं समझ पाते। आप सोचो, आप 2024 में किसको वोट देने वाले हो? किसी एक पार्टी को वोट देने वाले हो? आपके माइंड में एक पार्टी होगी, कांग्रेस है, बीजेपी, व्हाटएवर जो भी है। बेस्ड ऑन व्हाट? आपको कैसे पता कि ये पार्टी अच्छी है?
अगर बाकी की पार्टीज नहीं होती तो क्या आपको पता चलता कि ये पार्टीज नहीं है अच्छी है, ये पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है? बेस्ड ऑन व्हाट? एज कंपेरेटिवली टू व्हाट? एज कंपेरेटिवली टू अदर पार्टीज। सो कंपैरिजन तो आ गया ना, तो कंपैरिजन बुरा कैसे है? वहीं अरिजीत सिंह वर्सेस सोनू निगम अगर हो रहा है तो बुरा कैसे है? घोंचोक समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ में? लॉजिकली नहीं सोचते। एक कभी भी संगीतकार जो होता है वो कभी लॉजिक नहीं समझ सकता, क्योंकि संगीतकारों को इमोशनल चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको संगीत बनाना, धुन बनाना, लिरिक्स बनाना, वो सब इमोशन से बनती है। लॉजिक से बिजनेस बनता है, लॉजिक से स्पिरिचुअलिटी आती है। इमोशंस चाहिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ संगीत बनाने के लिए। जब आप कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, लिरिक्स लिख रहे हो, तो आपको इमोशंस चाहिए, वहां पे लॉजिक काम नहीं आएगा। लेकिन हो तो एक मनुष्य ही ना, आप म्यूजिशियन थोड़ी हो, आपको और भी दुनिया की चीजें करनी है। आप चलो अपना, आप स्टूडियो से चले आए, आप कॉन्सर्ट करके चले आए, आपने घर में बैठे हुए हो, आप क्या इमोशन से डिसीजन लोगे? क्या कैसे डिसीजन लोगे? जब कंपोजिशन कर रहे हो तब तुम इमोशन से डिसीजन लोगे, लेना ही पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन नहीं कर रहे हो तब तुम क्या हो? तब तुम ए.आर. रहमान हो, तब तुम अरिजीत सिंह हो, कि तुम एक कॉमन आदमी हो जहां पे एक फैमिली है, लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स है, ये प्रॉब्लम चल रही, वो प्रॉब्लम चल रही है, वहां कैसे डिसीजन लोगे? तो इमोशंस तो तुमने कॉन्कर कर लिए, लॉजिक कौन कॉन्कर करेगा? नहीं, हम नहीं करेंगे, मत करो। यही इसीलिए तो हालत हो रही खराब, इसीलिए तो हालत खराब हो रही है। लॉजिकली आपको चीजें समझ नहीं होगी, तब जब आप बुद्धि आपकी स्ट्रांग होगी, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। इमोशंस में कोई ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं है। बस बैठे बैठे बता दो वो फलाना एक्टर है, उसने उसका मर्डर कर दिया, ओ भाई साहब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे पहले इसको इन्वेस्टिगेट करो, क्या पता मर्डर ना हुआ हो, क्या पता मीडिया फंसा रही हो, क्या पता कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो। कोई मतलब नहीं, घोंचुओं की तरह बस चलते चले जाओ, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोंचू। 90% इस देश में घोंचू हैं। उनको समझाओ तो भी नहीं समझ में आता, कुछ भी लॉजिक दे दो उसका काउंटर नहीं दे पाएंगे। तेरी औकात नहीं है आचार्य प्रशांत के बारे में बोलने की, तेरी औकात नहीं है सोनू निगम के बारे में बोलने की, तेरी औकात नहीं है संदीप महेश्वरी के बारे में बोलने की। अरे ये बात थोड़ी हो रही है, जो लॉजिक है उसकी बात करो ना, और लॉजिक में लड़ो, फिर देखो तुम्हारी कैसे पैंट उतारता हूं मैं। लॉजिकली नहीं लड़ पाएंगे। ध्यान का मतलब है अपनी समस्याओं पे समझना। अरे घोंचू समझोगे तब ना जब टिकेगा ध्यान। नहीं, आप तो अगेंस्ट जा रहे हो, यही दिक्कत है। तो ये जो दुनिया है बेसिकली ये डुअलिटी में जीती है, या तो वो पूरब चुनेंगे नहीं तो पश्चिम चुनेंगे। मैं कह रहा हूं इक्वेटर भी है, नहीं, इक्वेटर नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। तो ये दुनिया हमेशा एक साइड लेके जीती है, उसको एक साइड चाहिए। अगर आप मेरे हिसाब से पूछेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का वोट देने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं पहली बात तो वोट ही नहीं देता हूं, मेरा पूरा अधिकार है वोट ना देने का। दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक मिली ही नहीं जिसको मुझे लगता है इसको वोट देना चाहिए। जब वो मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा। तो ये एक मेरा डिसीजन है। अब यहां लोग क्या समझेंगे, अरे तो अगेंस्ट है ये वो। लोगों को कौन समझाए? जो आदमी आपके सेशन पे, अपने सेशन में आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दे, सही से आर्ग्यूमेंट ना करे, वो आदमी को आप यूट्यूब पे अगर चैलेंज कर रहे हो किसी आर्ग्यूमेंट पे, तो वो एक गलत चीज है या सही चीज है इसको छोड़ो पहले। लेकिन पहली चीज तो आपको ये देखना होगा ना कि मेरा एंगल क्या है बोलने का। ठीक है? तो दुनिया डुअलिटी में जीती है। अब आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी मटेरियल में हासिल करना है, जैसे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसा कमाना है,
घर वालों को खुश रखना है, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, वो सारी अपेक्षाओं को समझने के लिए आपको भौतिक जगत के नियम कानून समझने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शादी करनी है, हां करनी है, ससुराल वाले कह रहे हैं कि भैया अच्छे से शादी करो, हम कोर्ट मैरिज नहीं कराएंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि हम कोर्ट मैरिज के लिए नहीं कर, आप कह रहे हो नहीं, हम तो आध्यात्मिक आदमी हैं, हम तो भैया कोर्ट मैरिज ही करेंगे, हमें नहीं चाहिए भौतिक। और लड़की भी चाहिए आपको, लड़की भी चाहिए, और ससुराल वालों की सुननी भी नहीं है। तो भैया उनके नियम कानून है। जैसे ही आप अध्यात्म में आते हो, आपको ये नियम कानून बेवकूफ मालूम पड़ने लगते हैं। आप उन नियम कानूनों को ना फॉलो करने की शपथ ले लेते हो कि मुझे यार ये जो नियम कानून है ना, ये समझ नहीं आ रहा कि ससुराल वाले कह रहे हैं कि यार 10 लाख में तो शादी होगी होगी। अरे भैया आपको लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, तो फॉलो करो। फिर लोग कहते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है, और लड़की पर आप तो कहते हो पैसे की कोई मूल्यता नहीं है, आध्यात्मिक जगत से कोई मूल्यता नहीं है पैसे की, पर मुझे लड़की भी चाहिए। अरे लड़की चाहिए ना, हाँ चाहिए, तो भैया पैसे कमाओ फिर। और कोई विकल्प है? दूसरा विकल्प क्या है? छोड़ दो लड़की, वो तुमसे होगा नहीं। छोड़ो, छोड़ के दिखाओ, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, कैसे छोड़ दे रहे, कैसे छोड़ो? मां बाप को, अपने मां बाप को खुश रखना चाहते हो ना, दो चीजें हैं, या तो मां बाप को त्याग दो, और मां बाप को अगर खुश रखना चाहते हो, अगर तुमने यही अपने डिजायर बना लिए हैं कि मुझे अपने मां बाप को प्राउड फील कराना है, तब तो भैया तुम एक ऐसी कैद में हो, और वो कैद है नियम कानूनों की। मुझे अपने मां बाप को प्राउड फील कर, मां बाप चाहते IAS IPS बन जाए लड़का, तो हम प्राउड फील करेंगे, कब बनो। मेरे घर में क्या है, मेरे घर में सबको डॉक्टर बनाना था मेरे को। अब मैंने मणिपाल से डिग्री कंप्लीट कर ली, अब मैं म्यूजिक में और बिजनेस में ध्यान देने लगा अपने। तो मेरे घर वाले रोज मेरे को फोन मिला के कहते हैं कि तुम जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ढपोर संकी करते रह गए। रोज तो नहीं कहते, बट कभी कभी ताने मार देते हैं कि कर क्या रहे हो तुम, ये क्या है, हम बिल्कुल प्राउड नहीं है, हमें गुस्सा आ रहा है। आप दूसरी तरफ से क्या चाहते हो? मेरे बाप बाप मेरे से प्राउड फील करें। अरे भैया तो वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। लेकिन आप क्या आध्यात्मिक, आप अध्यात्म चाहते हो या भौतिक चाहते? भौतिक चाहते, तो भौतिक का नियम कानून फॉलो करो, पहले उसको समझो क्या है। मुझे बिजनेस करना है, तो आध्यात्मिक नियम कानून वहां नहीं चलेंगे। जैसे लॉ ऑफ चेंज, आप कह दो यहां तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, इन रियलिटी आध्यात्मिक मतलब क्या, जो रियलिटी है। देखो समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा एक और एंगल से देखते हैं। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक है रियलिटी और एक है कल्पना, इमेजिनेशन। यही दो चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज की एक रियलिटी होती है और हर चीज को लेके एक इमेजिनेशन होती है। 99.999999% लोग इमेजिनेशन में जीते हैं। साउथ इंडिया में शादी को लेके अलग इमेजिनेशन है, नॉर्थ इंडिया में इमेजिनेशन अलग है, जॉब को लेके, शादी को लेके। बिहार में जाओगे तो जॉब मतलब क्या, सरकारी नौकरी, तो वो उसको पारसमणि मानते हैं कि IAS। साउथ इंडिया में उसको नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में डॉक्टर हैं लोग, तो पारसमणि क्या माना जाएगा? डॉक्टर माना जाएगा, मेडिसिन माना जाएगा। वहां पे IAS IPS नहीं माना जाएगा। तो पारसमणि बदलती रहती है, इमेजिनेशन बदलती रहती है लोगों के हिसाब से। लोगों के हिसाब से जो इमेजिनेशंस हैं वो बदलती रहती हैं। तो आप कह रहे हो सर एक लड़की चाहती है, वो इमेजिन कर रही है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और वो अट्रैक्ट हो रही है, बिल्कुल सही है। अब देखना, ध्यान से सुनो, अपनी अटेंशन को बढ़ाओ। जितने भी लोग सुन रहे हो ना, अटेंशन को बढ़ाओ, अटेंशन को बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। लड़की चाहती है कि लड़का इंग्लिश वाला हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, और सारी लड़कियों को इंग्लिश बोलने वाले लड़के अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है। आप जी रहे हो रियलिटी में, क्योंकि आपने मेरे सेशन सुने, ओशो को सुना, कृष्णमूर्ति को सुना, भगवत गीता पढ़ी। अब आप जी रहे हो रियलिटी में। अब आप कहोगे ये क्या बात है, ये तो बेवकूफ है लड़की। बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन अब आपको अगर वो लड़की चाहिए
तो आपको वो ड्रामा, वो कैरेक्टर पकड़ना पड़ेगा, वो ड्रामा आपके, वो जो इंपॉर्टेंस है लड़की की, वही आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। यानी जो इमेजिनेशन लड़की, जो जो झूठी इमेजिनेशन है लड़की की, वो झूठी इमेजिनेशन आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आध्यात्मिक नियम कानून और भौतिक नियम कानूनों में। आध्यात्मिक नियम कानून पाताल हैं, भौतिक है आसमान। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक भी कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। यहां पे एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, वहां पे कोई एक्टिविटी ही नहीं है, जीरो। यहां पे चेंज चेंज चेंज, वहां कोई चेंज नहीं। टी एक जैसा बज रहा है, एक ही जैसा बज रहा है, कुछ है ही नहीं वहां। यहां पे टाइम एंड स्पेस है, वहां कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां नहीं, डुअलिटी नहीं, पोलैरिटीज नहीं है वहां पे। वहां पे साइड नहीं लेते, कोई साइड है ही नहीं, एक ही साइड है। तो इतना भयानक लेवल पे कॉम्प्लिकेशन हो गया है, इतना भयानक लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको, कि लड़की की इमेजिनेशन है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। अब आपको वो लड़की अगर चाहिए, पहली चीज तो ये होना चाहिए, अगर चाहिए, हाँ चाहिए, तो भैया अब आपको उस इमेजिनेशन में जीना पड़ेगा। अब ये रियलिटी आपको छोड़ के ये प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं कहां रहता हूं, क्या मैं आध्यात्मिक जगत में रहता हूं? नहीं। कहां रहता हूं मैं? शरीर में रहता हूं। शरीर किसका पार्ट है? भौतिक का। तो अब आपको 99% चांसेस हैं कि आप इस इमेजिनेशन को धीरे धीरे रियलिटी मानने लगोगे, कि इंग्लिश बोलने वाला लड़का ही सर्वोपरि होता है, और रियलिटी आप भूलने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप रियलिटी में एक्चुअली में नहीं रहते हो। आप रहते हो, आपका शरीर और आपका मन जो है वो ज्यादातर रियलिटी में नहीं रहता है, वो ज्यादातर आपका रहता है इमेजिनेशन में, यानी भौतिक जगत में। भौतिक जगत एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। फिर से समझाता हूं, देखो, आप कहां हो? एक कमरे में बैठे हो। कमरा कहां है? देश में है। देश मतलब क्या? स्पेस, यानी स्पेस एंड टाइम में हो ना। आपका शरीर कहां है? स्पेस एंड टाइम में। स्पेस एंड टाइम किसका पार्ट है? भौतिक जगत का पार्ट है। तो इनएविटेबली आपका जो ध्यान है वो शरीरों में है, वो संसार में है, और संसार यानी आपका जो ध्यान है वो इमेजिनेशंस में है। अब क्या होगा? अब आप इमेजिनेशन को रियलिटी मानने लगोगे। ठीक वैसे ही जैसा एक शादी के लिए आपको 10 लाख खर्च करने ही है, 20 लाख खर्च करने, इतने पैसे खर्च करने ही है। आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते, मना हो जाएगा। कहां से? ससुराल वालों से, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। उनके वो कहेंगे कि हमारे घर वाले, हमारे चाचा चाची हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी नाक कट जाएगी। लेकिन एक तरफ से आपको संसार भी चाहिए, तो या तो संसार छोड़ दो। संसार को छोड़ना मतलब ये नहीं कि भाग जाओ कहीं। संसार मतलब लेट गो, मुझे नहीं चाहिए, मिले चाहिए ही नहीं कोई, त्याग दो हर चीज। इसको मोक्ष बोलते हैं। आप त्याग दो हर चीज। तो जैसे ही आप त्यागोगे आप शांत हो जाओगे। एक तरीका ये होता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और कुछ पकड़ा ही नहीं माइंड के लेवल पे, तो अब आप हो गए शांत। अब आपका माइंड ऐसे रहेगा कि पूरे टाइम एम्प्टी रहेगा। अब एम्प्टी माइंड अगर रहेगा तो कुछ टाइम के लिए तो वो अच्छा रखता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऑक्यूपाइड रखना पड़ेगा अपने आप को। तो वहां पे आप ग्रोथ ला सकते हो बीच में, कि जैसे कि सेल्फ एवोल्यूशन होना चाहिए, कि माइंड के बारे में मुझे ये चीजें पता थी, ये चीजें मैंने देखी थी खुद अपने अंदर, ना कि सुनी थी किसी से। अब मुझे ये चीजें पता है। क्या मुझे आज मन के बारे में कुछ ऐसा पता है जो पहले नहीं पता था? तो अगर पता है, आपको पता चल रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप इवॉल्व हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है, तो वो एनर्जी निकलेगी कहीं ना कहीं। अब दूसरी चीज ये है कि आप जैसे ही इसमें आते हो आध्यात्मिक जगत में, ज्यादातर आपका जो ध्यान है, शरीर नहीं, ध्यान, वो रियलिटी में रहने लगता है। अष्टावक्र गीता सुन रहे हो आप कहोगे ये क्या है? फिर कोई कुछ बोलेगा कि ये बन जा, वो बन जा, आप कहोगे ये तो बकवास बोल रहे हैं, इसको वैराग्य बोलते हैं। तो जैसे जैसे वैराग्य गहराता रहता है, विराग बोलते हैं। विराग वैराग्य से निकला। राग मतलब क्या? किसी चीज के पीछे आकर्षण। विराग मतलब क्या? किसी भी चीज के पीछे आकर्षण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सुंदर लड़की आ जाए, कितनी भी अच्छी कार आ जाए, मोबाइल आ जाए, ब्रांड आ जाए कोई मार्केट में, कुछ भी, जो ये इमेजिनेशन है लोगों की,
ये आईफोन क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है कि वो इमेजिनेशन सबने एक परसीव्ड परसेप्शन बना रखा है, लोगों ने उस परसेप्शन को गोल्ड कर दिया है, उन्होंने सोना बना दिया है अपने मन में। और लोग आईफोन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लोग परसेप्शन भाग रहे हैं, उस परसेप्शन को खरीदना चाहते हैं, लोग उस स्टेटस को खरीदना चाहते हैं। उस स्टेटस से परसेप्शन मिलता है कि हम भी उस ग्रुप में आ चुके हैं जो एलीट ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है, देश का प्रीमियम ग्रुप, कि हम प्रीमियम आदमी भैया, तुम चूतिए हो साले, तुम एंड्रॉइड वाले बेवकूफ हो, हम आ गए भैया इस ग्रुप में। जबकि वो कुछ कहीं नहीं आए हैं, वो सिर्फ परसीव्ड जो वैल्यू है, जो गोल्ड बना रखा है, जो स्टीव जॉब्स ने कर दिया, जो टिम क्रूक नाम है शायद उनका, उन्होंने कर दिया, वो परसीव्ड वैल्यू या परसेप्शन आप खरीद रहे हो, आप फोन नहीं खरीद रहे हो। तो अब होता क्या है, वो परसेप्शन आपको अच्छा फील कराता है, लेकिन कब तक? अगर आप लॉ ऑफ लिमिटेडनेस जानते हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ बेल कर्व, जो मैंने डिस्कवर किया था एक बार, मैंने बताया था कि हर चीज का एक पीक होता है, फिर उसके बाद वो वैली पे एंटर हो जाता है, यानी पीक एंड वैली, मतलब ऊपर उठा नीचे गिरा, जस्ट लाइक अ साउंड वेव। कि आप उसको अगर देखोगे ग्राफ में तो ऐसे ऊपर उठेगी पहाड़ की तरह, बेल कर्व बोलते हैं, बेल के उधर टक से नीचे आ जाएगी, तो बेल कर्व, लॉ ऑफ बेल कर्व, ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है। अगर आप देखोगे कोई भी कंट्रोवर्सी आप ऑब्जर्व करो, सुशांत सिंह राजपूत की कंट्रोवर्सी हुई थी, आप देखो ऐसे ऊपर उठी और वो नीचे गिरी। अभी बीच में किसी की पॉन लीक हो गई थी, वो ऐसे ऊपर उठी ऐसे नीचे गिरी। कुछ भी आप देखो, कपिल शर्मा का बवाल हुआ था, ऊपर से उठा नीचे गिरा, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी चीज हो चुकी हो, कोई भी एक्ट्रेस की पॉन लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक उसका एक ट्रेंडिंग ऊपर आता है, उसको पीक बोलते हैं, और वो नीचे गिरता है। अगर आप ध्यान से देख चुके हो इसको कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट ये चल रही है, हर चीज टेम्पररी है, अगर आप यही सिर्फ समझ जाते हो कि हर चीज टेम्पररी, तो वो आईफोन खरीद के जो परसीव्ड परसेप्शन है उसको क्यों खरीदना चाहते हो? वो परसेप्शन कब तक टिकेगा? मेरे फैमिली में कई लोगों ने, आज मेरे सारे कजिन्स और सारे फ्रेंड्स के पास आईफोन है। मैं 9,500 का फोन चलाता हूं इस समय। मैं आप ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूं, ये 9,500 के माइक लगा हुआ है इसमें, 9,500 रुपए का फोन है, उसमें से माइक पे आवाज जा रही है। आवाज मेरी अच्छी है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं। मेरे अंदर माइक्रोफोनिक वॉइस निकालने का जो एक तजुर्बा है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर है। वो माइक नहीं कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं। वो माइक कैसे कर सकता है? तो वो मैं कर रहा हूं। जैसे अभी जस्ट मैंने किया, वोकल मॉड्यूलेशन बोलते हैं उसको। 9,500 रुपए का फोन में चला रहा हूं। लोग कहते हैं आप 20,000 का ले लो ना, मैंने कहा लेना ही नहीं, लेना नहीं। कह रहे आप लेते क्यों? मैंने कहा मैं 10,000 के ऊपर कभी फोन नहीं चलाऊंगा, और अगर मैं चलाऊंगा तो हो सकता है मैं सीधा आईफोन ही लूं। क्यों? क्योंकि मुझे शॉर्ट कंटेंट बनाना है, मेरा यूट्यूब का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, कभी ये ऐड है, तो मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, तो मुझे उसे लिए लेना है। जब मुझे लॉजिक दिखेगा तब मैं लूंगा, और ईएमआई पर नहीं लूंगा, कैश लूंगा। अब बताओ, लेना ही नहीं। तो आप कहोगे नहीं सर, इन लोगों ने ले रखा है, देखो इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको लगेगा। आप कभी उनकी लाइफ में कमियां ढूंढने की शुरुआत करो। वो जो दिखाते हैं ऊपर ऊपर से, वो नहीं। आप उनकी बीवियों के पास जाओ, देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइफ में, घर में कितना परेशान है आदमी। ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि हम बहुत खुश हैं। किसी से भी सड़क पे किसी से आदमी, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। क्यों नहीं? क्यों खुश है? अरे क्यों खुश नहीं है? आप सड़क पे जाओ, किसी से पूछो आप खुश हैं? क्यों खुश नहीं है? आपको कैसा लगता है मैं खुश नहीं हूं? चिल्लाने लगेगा वो आपके ऊपर। आपने घर में पूछा आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है, सेटिस्फाइड है, एकदम सेटिस्फाइड है भैया। और कमरे में अकेले में तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही, पिछवाड़े से पॉटी निकल आ रही है लोगों की, लेकिन खुश हैं, मुंह पे खुश हैं। दोगलापन। क्यों शर्म आती है बोलने में कि मैं अकेला हूं? क्यों शर्म आती है कि मैं क्रोधित हूं? मेरा माइंड रेस्टलेस है नहीं, थॉट्स बहुत आते हैं। परसीव्ड इमेज बना रखी लाइफ को लेके लोगों ने। लाइफ का मतलब क्या? कि आज मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए,
ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये बंगला हो जाए, ये लग्जरी होनी चाहिए, और ये सुंदर बीवी होनी चाहिए, फिर मेरे 2 बच्चे होंगे, हम उनके साथ खेलेंगे और मैं खुश रहेंगे हम। ये सब कुछ फितूर है, ये सब कुछ झूठ है। बीच में कोई सेलिब्रिटी मर जाता है, 2-3 दिन के लिए मृत्यु आती है, तमाचा मार के चली जाती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। उसके बाद वापस वैसे हो जाते हैं। अच्छा, लोग मरते भी हैं, अच्छा 3 दिन के लिए, ठीक है, खत्म, परसेप्शन खत्म। ये मुझे डेथ की बड़ी अच्छी बात लगती है, यानी यमराज की। यमराज बीच बीच में आते हैं पृथ्वी पे और एक खींच का कंटाप मारते हैं, और 2-3 दिन तक आदमी स्टंट रहता है, अरे ये कैसे मर गए, ये भी मर गए, और चौथे दिन आदमी सही हो जाता है। इसको मृत्यु का तमाचा बोलते हैं। कहते हैं कि भैया जान लो, अभी भी तुम अपने भ्रमों से बाहर आ जाओ, रियलिटी में जीना चालू कर दो। लेकिन रियलिटी में जीने से मटेरियल हासिल होता नहीं है, मटेरियल स्ट्रगल्स होते हैं। मटेरियल अगर आपको हासिल करना है तो भैया आपको उसके हिसाब चलना पड़ेगा। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, ऐसे सोचो। अरे भैया, आप उसकी सोच क्यों बदल रहे हो? आपको लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, तो उसकी सोच में ढल जाओ, आध्यात्मिक सोच उसमें। ये देखो, ये पार्थ सिंह के पॉडकास्ट सुनो। कुछ लोग मेरे पॉडकास्ट भेजते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, ये देखो सुनो। वो मेरे को गरिया देती होगी कि क्या चूतिए के पॉडकास्ट भेजते रहते मेरे को। तुम सुनो, तुम भी वही हो, तुम भी छू हो, और वो भी तुम्हारे गुरु भी छू हैं। हमारी जिंदगी में मत आओ, हम नहीं सुनाते थे कुछ, जानना चाहते कुछ। मेरे जान पहचान में एक लड़की है, बड़ी रिजिड है। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने ही इंटरेस्ट एरिया में बात करना पसंद करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट एरिया में एक्शन लेना पसंद करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट एरिया में कंटेंट देखना पसंद करते हैं। देखिए, कंटेंट तो हम भी सब इंटरेस्ट एरिया में ही देखते हैं, आउट ऑफ द इंटरेस्ट हम कभी बहुत रेयर कुछ देखते हैं। बट लेट्स से कि आपको लाइफ में कभी कुछ, मेरे को अगर लाइफ में कुछ ज़रूरत है, जैसे मुझे मार्केटिंग सीखनी है, अब वो मेरे इंटरेस्ट एरिया में नहीं है, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे फिर वो मेरा इंटरेस्ट बनने लगता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने रिजिड हैं कि अगर आप उनके साथ बैठोगे और आपने ब्लैक होल की बात छेड़ दी, तो वो ऐसा मुंह बनाने लगेंगे कि उनका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये मेरे इंटरेस्ट के बाहर बात क्यों हो रही है। जैसे मेरा दोस्त है, उसका नाम तो नहीं बताना चाहता, पर उसको कुकिंग बहुत पसंद है। वो बिल्कुल जरा सी बातों पे डिमोटिवेट हो जाता है, जबकि उसकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। 10 लाख रुपए की एफडी है, उसकी अभी जॉब चली गई थी। उसने बताया मेरे 4 से 5 लाख रुपए की एफडी बंधी हुई और 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, और बोल रहा है मैं सिर्फ 3 महीने सर्वाइव कर लूंगा। मैंने कहा रेंट कितना है? कहता 12,000 रुपए। कह रहा मैं तो 3 महीने सर्वाइव कर लूंगा। मैंने कहा यार ये सही है, तुम्हारा 5 लाख रुपए कैश पड़े हो तुम्हारे पास? कहता हाँ ये सही है। तो कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान हो भाई? कहता मेरी जॉब चली गई। मैंने कहा पैसे कितने पड़े तेरे पास? कहता 10 लाख रुपए। मैंने कहा बहुत सही, तो उसमें परेशान क्या, मिल जाएगी? कहता हाँ मिल तो जाएगी, बट फिर भी टेंशन तो होती है। मैंने कहा ये टेंशन है? ये टेंशन है कोई? लोगों ने अपनी टेंशन को ऐसा बना रखा है कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। छोटा टेंशन होती है उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इसकी कोई हद नहीं। आपको पता भी नहीं टेंशन होती क्या है। जैसे जैसे टेंशन का लेवल ऊपर आता जाता है ना इंसान के परसेप्शन में, आप कहोगे यार 2 साल पहले जो मेरी प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। जैसे शुरू में जब मेरे को प्रॉब्लम, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती थी कि मेरे को रेंट पे, हॉस्टल में रहता था मैं, तो मुझे रेंट पे फ्लैट देखना था क्योंकि मैं शिफ्ट हो रहा था हॉस्टल से। तो मुझे उसमें टेंशन होने लगी, मेरे को रेंट पे नहीं मिल रहा है, और पूरा माइंड उसने ऑक्यूपाई कर लिया, और मेरा पूरा ऊपर से लेकर शाम तक मेरा ध्यान भटक गया उसमें, ध्यान खींचने लगी, क्योंकि माइंड ऑक्यूपाई कर लेगा ध्यान खींचेगा। बाद में जब पता चला कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हुई, जैसे ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लाइफ को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। लाइफ को अंडर एस्टिमेट मत करो, लाइफ बहुत बड़ा दे सकती है आपको, इतना बड़ा सदमा दे सकती है ना आपको लाइफ, जिसकी कोई हद नहीं है। जो है जैसा है उस पर खुश रहो, कह दो भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम को कैसे कंपेयर करो? क्या मेरा शरीर सही सलामत है? हाँ सही है। क्या मैं आंखें बंद करके किचन में जाऊं तो मेरी टक्कर होगी? हाँ होगी। तो कैसे जानना है? आंखें खोल के। लेकिन कई लोग पास आंखें नहीं है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक से अगर लिया है तब तो आप डिफॉल्टर हो जाओगे।
आपका बैंक कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैक्सिमम आपको डिफॉल्ट कर देगा और कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा 2-3-4, बस आपको डिफॉल्ट और लोन सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है, किसी आदमी से लिया है, वो आपके घर में गुंडे भिजवाएगा, मौत की धमकी देगा, हो सकता है आपकी बीवी के जेवर ले जाए, ये ले जाए, वो ले, या टॉर्चर करे, उत्पीड़न करे सबको तो आपके फैमिली में सबको बता दे कि देखो कर्जा ले रखा, कितना हरामी आदमी है ये, कितना बेशरम आदमी, पैसे नहीं दे रहा, ये वो जो भी है। तो ये एक प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मेरी जॉब चली गई। अरे खर्चू, तुमको कुछ नहीं मिला, तुमको सिर्फ चांदी के चम्मच पे तुम बैठे हुए हो। अभी उस चांदी के चम्मच जैसे निकलेगा ना तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे से, तुम्हारी पॉटी निकल आएगी। इतनी भयंकर प्रॉब्लम होती है जिंदगी में, ऐसी सी प्रॉब्लम होती है ना, वो तो भगवान का शुक्र मनाओ तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे। तुम्हारे घर वालों के पास पैसा है, तुम्हारे घर वालों का सही सेहत अच्छी है और तुम्हारी सेहत अच्छी है, उतने में ही खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, उससे क्या हो जाएगा, जो भी नहीं। एनीवे, ये सेशन कहीं और जा रहा है। मटेरियल नियम जो है वो तब फॉलो करने हैं जब आपको मटेरियल चाहिए, वहां पे आध्यात्मिक नहीं लाना बीच में। लेकिन ये फॉलो करते करते आपको अच्छे से पता होगा ये सब इमेजिनेशन है, तो वो बहुत मुश्किल होता है फॉलो करना। किसी और आदमी के लिए जो आध्यात्मिक जगत से वाकिफ नहीं है, उसके लिए वो एक पूरी की पूरी दुनिया है कि मुझे अब दिल्ली में बिजनेस खोलना है और मुझे फिर यहां बढ़ाना है, वहां बढ़ाना है। ये मेरे लिए दुनिया है कि मैंने पिछले नेक्स्ट 40 साल में क्या किया, ये काम किया। क्या किया, इंडिया में हर जगह अपनी फ्रेंचाइजी बटा दी, डोमिनोज की तरह। आज मैं डोमिनोज से भी ऊपर बिजनेस हूं, डोमिनोज को पीछे कर दिया मैंने। ये मेरे लिए काम है। लेकिन जो भी भौतिक जगत में होगा उसके लिए तो ये बहुत सीरियस होगा। और सारे लोग आप कहोगे जिप खोलो, हम आपका चूसना चाहते हैं। यही कर रही है। लोग कहते हैं हम तलवा चाटना एग्जाम्पल पुराना हो गया है। अभी आप जिप खोलो, हम ऐसी ऐसी चीजें आपको जॉब देंगे। ठीक है, तो ये दुनिया आपका यही करेगी, क्योंकि वही लोग, क्योंकि 99% लोग जिस चीज को वैल्यू देते हैं वो एक इमेजिनेशन है। अब आप जिस चीज में रहते हो वहां पे आप कहोगे ये तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हो चीजों को, आप कहोगे इसी तो वैल्यू नहीं। अब क्या होगा, अब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब 4-5 साल हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, विराग आ गया आपके अंदर, यानी ऑपोजिट ऑफ राग। अब क्या होगा, अब आपको समझना होगा कि आपको अगर ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, मटेरियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो सब आपको छोड़ देंगे। आपका बीवी, आपका बच्चा आपको गाली देगा, आपके माँ बाप आपको गाली देंगे। या तो आप पूरी तरीके से ये प्लान कर लो कि मैं पूरी जिंदगी अकेले रहना चाहता हूं, मुझे इनसे कोई रत्ती वर्ग भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अकेले भी रहोगे तो रेंट देना पड़ेगा। कहीं भी रहोगे आप, अगर हरिद्वार में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो तो रेंट देना पड़ेगा। और हरिद्वार में क्या आप यहीं रहोगे नोएडा एक्सटेंशन में, या आप दिल्ली में रहोगे, आप कहीं भी रहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं शताब्दी ट्रेन से जा रहा था कुछ दिन पहले, कानपुर मेरा घर था। तो मैंने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एग्जीक्यूटिव क्लास से सफ़र करता था, तो मुझे 1600 रुपये की जो टिकट है वो पड़ती थी। तो मैंने उससे भी सफ़र किया और मैं 1000 रुपये, इस बार मैं 1000 वाली से जा रहा था। तो मैं ज़्यादातर 1000 वाली से ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं पैसा बचाने वाले एक मोड में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना मुझे चाहिए। अब क्यों, उसका रीज़न सुनो। मैं जा रहा हूँ 1000 रुपये की शताब्दी से, जबकि मैं 1600 रुपये की एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव जो भी बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, एग्जीक्यूटिव क्लास बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास जो है अगर मैं उसको बुक करता हूँ तो कितने का आएगा, वो आएगा 1600 रुपये। लेकिन जो नॉर्मल क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है, वो कितने की, 1000 रुपये की। अब आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, 1000 में जाओ। मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। मैं गया, मैंने अपना लगेज डाला, तो पहले तो लगेज के लिए चिक, चलो ठीक है, वो तो वहाँ पे भी होती है कभी कभी, वो हो गया, सेटल हो गया। मैंने कहा जैसे मैं नहीं बैठा तो हमारी तीन चिपकी हुई चेयर्स थी, और 2 साइड में होती है चिपकी हुई और 3 साइड में चिपकी हुई होती है। आप जा चुके होंगे शताब्दी से। सीटिंग वाली जो होती है ना ट्रेन,
तो आप सफर कर ही चुके हो, आपको पता है, इमेजिन कर सकते हो। तो एक साइड होती है 3 चिपकी हुई, एक साइड होती है 2। तो मैं 3 में आयल में बैठा हुआ था। आयल मतलब कॉर्नर वाली, जहां से हम वॉक कर सकते हैं, विंडो वाली नहीं, एकदम कॉर्नर वाली। एक आदमी आया और मोटा था बहुत, और वो मेरे बाजू में तो नहीं बैठा, मेरे बगल वाले कंपार्ट जो सीट थी उसमें बैठा, और बगल में आदमी दब गया। अब वो दबा दबा पूरा 4 घंटे का सफर हुआ, दिल्ली से कानपुर। और मेरे बगल में जो बैठा था वो पतला आदमी था। मैं सोचा, क्योंकि मैं कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन मोड में रहता हूं, मैंने कहा कि आज मुझे एक पॉइंट मिल गया पॉडकास्ट में बताने के लिए। मैंने कहा आज अगर मेरे पास अच्छे पैसे होते तो आज मैं अच्छा खासा 1600 रुपए वाली सीट में आता, उसमें चौड़ी सीट होती है, और ये चीजें नहीं हो रही होती मेरे साथ। और अगर और अच्छे पैसे होते तो मैं 2500 रुपए की साला फ्लाइट से आता कानपुर, जो कि मैं पहले जाता था, अब नहीं जाता, वो मुझे पैसे बचाने हैं। और मैं 2500 से ही जाता, 2500 रुपए दिल्ली से कानपुर। लोग कहते हैं साला पागल हो गया, लेकिन मैं जाता था। अभी मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे है तो मैं नहीं जा रहा हूं। कल मेरा टाइम होगा तो आप लोग कहोगे तो आध्यात्मिक आदमी क्यों जा रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों जा रहा है। पहले तो हम एग्जीक्यूटिव क्लास का देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास लेने से एटलीस्ट वो मोटा आदमी मेरे को दबाएगा तो नहीं, उसकी पसीने की गंध तो नहीं सूंघनी पड़ेगी। देखो क्या करता है पैसा, कितना सही चीज है। पैसा जिंदगी में कंफर्ट लाता है, कंफर्ट फ्रीडम लाता है। मैं आपको पैसे की पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूं, वैसे तो नेगेटिव साइड बहुत सारी है, लेकिन आज मैं पॉजिटिव साइड दिखाता हूं आपको। आज मैं एग्जीक्यूटिव क्लास से जाता तो वो मोटा आदमी उसके सामने अगर बैठा, वो अगर जा रहा होता तो वो मोटे आदमी के साथ नहीं बैठता, क्योंकि बहुत मोटे मोटे लोग आते हैं। खा लिया है, पिछवाड़ा में चर्बी भर गई है, आगे मैन बूब्स हो गए, लटक रहे हैं। अगर आप दबा दो तो ऐसा लगता है कि फीमेल का दबा रहे हो। एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, बैठ गया आगे, बगल वाला बेचारा दब गया। यही मेरे साथ अगर होता तो क्या होता, सोचो। मैं भी दब के आता। पैसा क्या करता है, ये करता है। पैसा आपको एग्जीक्यूटिव तो दिलाएगा ही दिलाएगा। अरे पैसा आपको फ्लाइट से भिजवाएगा। अरे पैसा आप 10,000 रुपए की अर्टिगा करके जाओ, आप अर्टिगा करो साला, ओला से बुक करो 10,000 की, अब जाओ, देखो पैसा। अगर आपके पास लाखों करोड़ों में पैसा आ रहा है तो 10,000 रुपए क्या है आपके लिए, कुछ नहीं है। पैसा कुछ नहीं है, पैसे कोई मूल्यता नहीं है। अगर आपके पास पैसे कमाने की क्षमता है ना, तो आप इतना पैसा कमा सकते हो इसकी। इसलिए यहां पे एशिया में सेविंग्स कल्चर है। सेविंग नॉर्थ में नहीं, वेस्ट में नहीं है ये। वेस्ट में कहते हैं कि आपको जो भी करना करो, आप अपने खर्चे बढ़ाने की मशीन बना लो। इन्हें पैसा, अपना एक ऐसा टैलेंट ले आओ। जैसे आज मैं अगर सुर लगाता हूं, सा, मुझे आप 3 बजे रात में उठाओगे, साल लग जाएगा, सुबह उठाओगे। ऐसे ही जब आप पैसा कमाना सीख जाते हो तो आप कितना भी फेल हो जाओ, आप उठ जाओगे। रात में भी साल लगेगा, सुबह भी साल लगेगा, दोपहर में भी साल लगेगा। मेरा जितना रियाज है आज साल लग सकता है मेरे पास, दोपहर सुबह शाम। वैसे ही पैसा ऐसा नहीं होता। लोग सोचते पैसा चला जाएगा तो एक बार चला गया तो बहुत कमाना मुश्किल होता है। वो घोंचू हैं, उनको बिजनेस के फंडामेंटल्स नहीं पता है। अब देखो, एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे कि यार पार्थ, यहां पे ना ऋषिकेश में कई लोग ना क्या करते हैं, 2 BHK रेंट कर लिया लोगों ने, और उसमें रेंट पे रेंट चलाते हैं। मतलब 20,000 का रेंट किया और 25,000 पे आगे दे दिया, 5,000 रुपए बचा रहे हैं महीने का, या 30,000 में आगे दे दिया 5,000, 30,000, 10,000 रुपए बचा रहे हैं। यार ये बिजनेस अच्छा है, तू यही क्यों नहीं कर लेता, या मैं क्यों नहीं कर लेता हूं। मैंने कहा सुनो मेरी बात, वहां पे 10 लोग और भी होंगे, वो 10,000 में दे रहा है ना, कोई कल से स्टार्ट हो जाएगा 9,000 में देने के लिए, और उसके बाद कोई स्टार्ट हो जाएगा 6,000 में। एक कमोडिटी बिजनेस बनने में देर नहीं लगती। और दूसरी चीज नेचुरल डिजास्टर नाम की चीज होती है। अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या करोगे। मैं कह रहा हूं अगर फेल हो गए तो कैसे खड़े होगे, मुझे ये बता दो। तुम्हारे बाप के गल्ले की दुकान है, बंद हो गई, अब क्या करोगे मुझे बताओ। तुम वॉरियर बनना चाहते हो, या तुमको युद्ध में एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे चांसेस कम हो तलवार वाले लोगों के आने के, कि आप ऐसी जगह ढूंढ ली आपने कि यहां पे जो युद्ध वाले लोग हैं वो नहीं आएंगे या आप तलवारबाजी सीखना चाहते हो कि कोई भी कहीं भी आ जाए उठा के चीर दूंगा मैं। तो पैसा बचाना इज नॉट अ ऑप्शन। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, बस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।
वो एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो अगर आपके पास आ गई, वो प्रोसेस आपके पास आ गया, मार्केटिंग प्रोसेस आपके पास आ गया, प्रोसेस क्या है पूरा समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं पहाड़ तोड़ रहे हो बेटा, ये एक ऐसा पहाड़ है जहां पे आपको एक ऐसी स्किल मिल रही है, आप जितना चाहो पैसा उगा सकते हो। तो उसमें टाइम लगता है, शिद्दत लगती है, फोकस लगता है, अटेंशन लगती है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉयज डाउन टू अटेंशन। लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? जज्बा चाहिए। और क्या चाहिए? पैशन चाहिए। और क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और क्या चाहिए? रुतबा चाहिए। और क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और क्या चाहिए? और एनर्जी चाहिए। ये सब कुछ बेकार है। पैसे कमाने के लिए सिर्फ अटेंशन चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अटेंशन आपके हाथ में है, अब सुनना ध्यान से, बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है। अगर अटेंशन आपके हाथ में है ना, तो आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हो, जब तक आप चाहो उस पर फोकस रह सकते हो। और अगर आप बुक को पढ़ सकते हो 2 दिन में खत्म कर सकते हो, तो भैया फिर आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपने बुक पढ़ी, फिर आपने उसको अप्लाई किया, क्योंकि अटेंशन आपके हाथ में है। अभी आपके साथ क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। अटेंशन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। बुक पढ़ा, यूट्यूब चला लिया, बुक पढ़ा, इंस्टाग्राम चला लिया। नहीं, ये तो सबके पास है। इसी को तो बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती है तो माइंड वन पॉइंटेड हो जाता है। इसको बोलते हैं, एक टर्म था, एकाग्रता। एकाग्र मतलब वन पॉइंटेड फोकस। अब जब वन पॉइंटेड फोकस किसी चीज पे हो गया तो बुक पढ़ लिया तो अप्लाई कर लिया, अप्लाई कर लिया, जल्दी सीख गए। और उसके बाद सीखने के बाद फिर आप बिजी हो गए, फिर आप इंस्टाग्राम चलाने लगे, फिर आप। चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर आप वन पॉइंटेड रहो किसी चीज पे, तो वो सक्सेस हो सकता है 7 साल में मिलने वाली, हो सकता है 3 साल में मिल जाए आपको। और एक ही बार आपको, जैसे आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने 2008 में संगीत सीखना चालू किया। किसी भी हरकत को समझने के लिए, जैसे कि कोई भी हरकत है, कुछ भी गा रहा हूं मैं, तो मुझे समझना है कोई भी हरकत है, अगर मान लो मुझे गानी है, चलो एग्जांपल ले दूंगा, रहने दो। ना 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 ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई कालम और उस पर आप, और उस पर आ, और उस पर आ। ये जो है, ये लता जी ने एग्जैक्टली ऐसे लिया हुआ है। और मुझे पकड़ने में इसको 3 दिन लगे, क्योंकि मेरे पास 14 साल का रियाज है। लेकिन कोई बिगनर है, उसको पकड़ने में 3 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो आज अगर मैं रियाज करना बंद भी कर दूं 2-3 महीने के लिए, तो मुझे 10 दिन आप दे दो बस, या 5 दिन दे दो, मैं एक बार बस रिफाइन करूंगा, पलटे मारूंगा, आकार करूंगा, रियाज करूंगा। 5 दिन दो, 6ठे दिन वापस बैक टू स्क्वायर वन ट्रैक पे। तो अगर 3 दिन का रियाज स्किप कर दिया, 4 दिन बाद वापस, तो मतलब अगर बिजनेस फेल भी हो गया 10 साल बाद, तो कुछ टाइम लगेगा, वापस आप एक नया बिजनेस खड़ा कर दोगे। एग्जैक्टली रियाज करने की जरूरत ही नहीं है। आज मुझे रियाज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा टोन सेंस ऑलरेडी अच्छा है। बस मुझे रिफाइनिंग, जैसे बूस्टर डोज होती है ना, शुरू में जब आपको कोरोना की डोज मिली, या आपके सबके अंदर टेटनस का शॉट पड़ा हुआ है, टेटनस की मेडिसिन ऑलरेडी है आपके अंदर, आपको जो लोहा कटता है, आप बूस्टर डोज लेते हो। तो वैसे ही जब रियाज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, 6, 7, 8 साल, 10 साल के लिए, उसके बाद आपको बूस्टर डोज चाहिए, उसके बाद ही आप रीस्टार्ट कर पाओगे। तो ये 3 महीने अगर मैंने गैप कर दिया है, 6 महीने, 1 साल गैप कर दिया, तो मुझे वापस बैक टू स्क्वायर वन आने के लिए सिर्फ बूस्टर डोज चाहिए। वो बूस्टर डोज है, अगर 1 साल है तो 15 दिन का रियाज, और अगर 3-4 महीने है तो
5-6 दिन का रियाज, बस मुझे 5-6 दिन का रियाज चाहिए, मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन में आ जाऊंगा। अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी मैं परसों ही आया हूं कानपुर से। तो आज से 10 साल पहले की बात है। कोई मेरे को पकड़ के बैठ के नहीं सुनता था कि भाई भाई प्लीज एक गाना, भाई भाई प्लीज भाई भाई। अभी मैं गया, मेरा एक फ्रेंड है और भी बहुत सारे 2-3 फ्रेंड्स मिले, हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले कानपुर में, और हमने खाना खाया। और वो जो मेरा फ्रेंड है वो पहले ही कब से जानता है मेरे को, 15-20 साल हो गए जानते हुए, लेकिन पिछले 2 साल से वो मेरी वॉइस को सुनने के लिए कॉल करता है। वो बोलता है भाई यार एक बार वो ये वाला सुना दे, वो वाला सुना दे, ये वाला सुना दे, एक गाना तो मैं गया जब कानपुर इस बार खाना वाना खाया, तो इन लोगों ने बैठ के मेरे को 2.5 घंटे गाना गवाया। वो कहते पहले यही सुनाओ, ये तन्हाई कालम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, इसको ऐसे कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहां हो। तो ये बैठ के सुनते जा रहे पूरा 4-5 अंतर है इस गाने के, तीनों चारों अंतर सुने। 10 साल पहले मेरे को कोई नहीं बैठ के सुनता था, कोई नहीं, इनफैक्ट 5 साल पहले भी कोई नहीं सुनता था। आज बैठ के सिर्फ वोकल सुनते हैं लोग कि बड़ा भाई मजा आ गया, रो दिए कुछ लोग। तो ये लेवल यहां तक आया। तो पैसा सेव करना इज नॉट एन ऑप्शन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। You try to build a skill where you can earn as much money you want. That's what the process is going on right now. Because 2020 में मैंने चालू किया, और एक चीज मैंने और भी नोट करी जो मैं बताना चाहता हूं, किसी भी स्किल को आपको हासिल करना है तो 4 से 5 साल आपको देने पड़ेंगे। लोग कहते हैं हमने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया, क्या तैयारी है, क्या पढ़ाई है, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज, क्या थ्योरेटिकल, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ी। फिर कुछ लोग उसमें से होते हैं जो कहते हैं हमने बुक पढ़ रखी अब हम लगाएंगे। मैंने कहा अभी भी फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी चाहिए। और एक और नॉलेज होती है जो कि अध्यात्म में काम आती है, वो है इंटरनल जगत में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो सर मेरे बहुत थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में, तो आज तक तो आपने ऑब्जर्व नहीं किए, थॉट्स तो हमेशा आ रहे थे, लेकिन मेडिटेशन में जब आप बैठे आपने देखा मेरे अंदर तो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। इसको बोलते हैं थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज में कोई फिल्टर नहीं होता, ये नॉलेज रियलिटी पे बेस्ड है। किसी ने कोई बुक लिख रखी है, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है वो देखना पड़ेगा अप्लाई करके। इसी वजह से आपको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करना पड़ता है। हो सकता है बहुत सारे और भी सर्किट्स होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते, इस वजह से सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए बहुत बार आपको अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, 1000 बार आपको अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे बिजनेस में, तब जाके एक कोई सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर एक सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपके पीछे सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की एक छाप आप लगाने वाले हो। जैसे ही आप अपना बिजनेस सक्सेसफुल करोगे, आप किसी का भी बिजनेस छुओगे सोना बन जाएगा। रसल ब्रंसन कहते हैं कि आज अगर मैं किसी बिजनेस को टच कर दूं उंगली से सिर्फ, मैं भी उनका वेबिनार देख रहा था कि मैं अगर इफ आई जस्ट टच वन बिजनेस ना, इट विल टर्न इनटू गोल्ड। और वही रसल ब्रंसन है जो 10-15 साल पहले जिनकी बीवी काम करती थी, और वो बीवी स्कूल में जॉब करती थी, ये घर में बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। ही वॉज फिगरिंग आउट क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें, व्हाट शुड डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें।
कर्जा चढ़ गया, 1.5 लाख का कर्जा। कॉल आ गया बैंक से कि आपको हम भैया अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ पंगा हो गया था। वो पैसे चुकाने के लिए, बट एक चीज अगर मैं देखूं, इस सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, मैं इंडियन एंटरप्रेन्योर को सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि ये सब मुझे समझ नहीं आते। पहली चीज तो इंडियन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि चक्कर क्या है कि ये स्टार्टअप कल्चर है। स्टार्टअप कल्चर मुझे कभी समझ नहीं आया कि यहां से ये इतना बिजनेस करो, थोड़ी सेल्स जनरेट करो, फिर फंडिंग उठाओ, फिर 100 करोड़ रुपए बिजनेस में डालो, उस 100 करोड़ में 10 करोड़ की मार्केटिंग करो, सबको अपना मैसेज भेज दो, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करो, उसमें से कुछ लोग खरीदेंगे, फिर कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 8 से 10 साल बाद जाके आपका बिजनेस ब्रेक इवन होगा। यानी आपने 100 करोड़ रुपए लगाए थे वेंचर कैपिटल लेके, 10 साल बाद वो 100 करोड़ इक्वल होंगे, फिर चांसेस हैं कि अब आपका प्रॉफिट आएगा। उससे पहले तो आप इन्वेस्टर का पैसा देने में ही बिजी हो। 50 इन्वेस्टर से आपने मिला के 100 करोड़ रुपए लिए, जो भी आता जा रहा है आप भेजते जा रहे हो, वो लेगा ही लेगा, इक्विटी भी तो ले रहा है वो आपकी कंपनी में बोले। तो ये स्टार्टअप कल्चर मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर हम कैसे करें? हम तो चूतिए हैं बेंच, हमारा बताओ, हमारा बताओ, हमारे हिसाब से बताओ, हमको कोई नहीं पूछता। हम जाएंगे किसी के डोर में, हमको भगा दिया जाएगा, हमको सर 25 लाख की फंडिंग दे दीजिए, कहां सब बेकार है। मुझे स्टार्टअप कभी नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं रुक किया अमेरिका में। और अमेरिका इस मामले में बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको गाली देना देते रहो मेरे को, मैं तो इस मामले में अमेरिका को हमेशा अच्छा कहूंगा। मन की शांति के लिए अपना देश सही है। मन में शांति कैसे लाएं? पैसा कमाना अमेरिका, सिलिकॉन वैली, मैकडोनल्ड, बड़ी से बड़ी जितनी ब्रांड्स हैं, वो सारे ब्रांड्स सब अमेरिका से निकले हैं। आप डैन कैनेडी को सुनो, आप रसल ब्रंसन, फ्रैंक कर्न, स्टीव जे लार्सन, आप एलन डिब को पढ़ो, आप डैन लॉक को पढ़ो, सुनो, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस होता एक्चुअली में क्या होता है, कि हम जैसे बेवकूफ साले कैसे करेंगे। जो हमारे पास, हम तो गरीब आदमी भैया, मिडिल क्लास, हमें फंडिंग नहीं, हमें फंडिंग, इसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सेल्फ बिल्ड एंटरप्रेन्योर, मतलब बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या? खुद से किया है, खुद से किया है, फंडिंग उठाई नहीं। फंडिंग उठाऊंगा ही नहीं मैं, देख लेना, मैं फंडिंग उठाऊंगा ही नहीं। मैंने फंडिंग उठानी नहीं आज तक। अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होता है, मैं फंडिंग ही नहीं उठाऊंगा, करना ही नहीं। तो वही रसल ब्रंसन है जो कहते थे कि मैं इतना स्ट्रगल करता हूं। मेरी बीवी जाती थी ऑफिस से, मेरे कुछ हल्के वो लोग पैसे मिलते थे, वाईफाई का बिल देने की प्रॉब्लम होती थी, छोटे से घर में रहते थे हम लोग। मेरी बीवी काम करती थी, मेरे पास कुछ फिगर आउट करने के लिए था ही नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने कैसे बिल्डअप किया, और आज वही बंदा है 15 साल बाद क्लिक फनल्स का फाउंडर। वो ऐसे लात से आपका बिजनेस टच करेगा ना, अगर वो एक बार देख ले आपको बिजनेस को, सिर्फ कुछ भी आपका बिजनेस है, क्या वो सिंगर हो, वो देखेगा सिर्फ, अच्छा आप सिंगर हो, अच्छा ये करो, हो गए, सक्सेसफुल हो गए। और $1 मिलियन इस समय लेते हैं वो, सिर्फ आपके बिजनेस को देखने के लिए। कंसल्टेंसी, यहां पे क्या वैल्यू कंसल्टेंसी? कोई वैल्यू नहीं है। टच करेगा पैर के नाखून से, वो आदमी आपका बिजनेस सोने में बदल जाएगा, इस तरीके का। वैसे एक संगीतकार जैसे होता है, वो टच करता है एक नोट को, वो नोट में ब्यूटी आ जाती है, लेकिन सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। नॉट जस्ट द स्किल इज रिक्वायर्ड माय फ्रेंड। एक स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू था, प्रोडक्ट मार्केटिंग वर्सेस सेल्स के ऊपर बोला था उन्होंने, कि मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं। बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने। उन्होंने कहा उनको पता है कि किसी चीज़ को प्रमोट कैसे करना है, बिजनेस कैसे लाना, सेल्स कैसे लाना, मतलब पैसा, एम फॉर मार्केटिंग, एम फॉर मनी, उनको पता है। तो वो क्या करते हैं कि मार्केटिंग वाले क्या करते हैं कि दे जस्ट डोंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट, they just focus on selling this and they just keep on selling it, not caring about what the customer satisfaction is. But Steve Jobs told that we should focus on the product as well. So वहां से मुझे ये नहीं समझ में आया कि प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, मुझे वहां से ये समझ में आया कि मार्केटिंग वालों के पास पैसा है प्रोडक्ट वालों के पास पैसा नहीं है।
सिंगर के पास पैसा नहीं है, सिंगर सर्विस दे रहा है। डांसर के पास पैसा नहीं है, आप चॉकलेट बनाते हो, आपके पास पैसा नहीं है। आप फिजियोथेरेपी देते हो, आपके पास पैसा नहीं है। पैसा उसके पास है जिसको मार्केटिंग आती है। एम फॉर मार्केटिंग, एम फॉर मनी। मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, नहीं सीखा तो बर्बाद हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुक्स पढ़ना चालू करो। अभी मैंने रिसेंटली किसी को बुक ऑर्डर, अभी तक उन्होंने, आई एम श्योर कि उन्होंने बुक कह रहे मैं अपने पेस पे पढ़ूंगा। मैंने कहा आपको मैं 3 दिन दे रहा हूं बुक पढ़ने के लिए। वो कह रहे मैं अपने पेस पे पढ़ूंगा। मैंने कहा पढ़ते रहो, नहीं पढ़ पाओगे। अटेंशन ही नहीं हाथ में। अटेंशन हाथ में लाए कैसे? 2 ही कारण से आएगी, क्राइसिस से या तो डिजायर से। अल्टीमेटली बर्निंग डिजायर भी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, सफरिंग क्रिएट कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो सफरिंग ही है, सफरिंग से आती है। सफरिंग है ही नहीं, लोग बीच में फंसे हुए हैं। लोगों के पास 5 महीने का रेंट है, 5 महीने का बैकअप है, 5 महीने का खाना है, 5 महीने का ये है, 6 महीने का ये है, और जब तक 6 महीने आता तब तक और पैसा और 6 महीने का आ जाता है। तो वो चल रहा है, चल रहा है, सर्वाइवल हो रहा है। कुछ लोग घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए कमाते हैं, खुश हैं क्योंकि उनके पास खुद का घर है। वो कह रहे हैं हम परेशान हैं क्योंकि हमारा कुछ बन नहीं रहा। अरे आप परेशान हो ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है। जब तक वो 5-6 महीने कंप्लीट हो तब तक आपके पास और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो आपका फोकस टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है फालतू चीजें करने का। जिस आदमी को अगले महीने रेंट देना हो, जिसको ये पता है कि अगर मैं रेंट नहीं दे भूखा मर जाऊंगा, वो आदमी का इंस्टाग्राम देखेगा बैठ के, वो फेसबुक चलाएगा बैठ के, वो पिक्चर देखेगा, उसका ध्यान टिकेगा वहां पे। वो जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़े पे वो लगा होता है आसपास चापू जो होता है वो घोड़े का, वो फोकस रहेगा उसी बुक पे, वो बुक पढ़ेगा। कैसे साला बुक कंप्लीट, अरे बुक कंप्लीट तो करो। अप्लाई करने के बाद में सोचना, एक चीज हाथ में तो आए, आपके फोकस तो आपके हाथ में आए, और एक बार आपने बुक कंप्लीट कर ली तो फोकस ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन फ्लो आपका इधर फ्लो होने लगेगा। इसको फ्लो बोलते हैं। एक बुक आई थी फ्लो। अभी आपका अटेंशन डिविएटेड है, डायरेक्टेड है, हर तरफ भाग रही है, डिस्ट्रैक्टेड है, तरंगे बोलते हैं, हर तरफ तरंगे चल रही हैं। एक दिशा में डायरेक्शन चलेगी तो सारी एनर्जी, और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी काम करता है इसमें, यूनिवर्स भी काम करता है, मतलब मिस्टिकल भी है ये थोड़ा सा। ऑटोमेटिकली एक दिशा में आप चलते चले जाओ, एक ही तरफ फोकस करते जाओ, चलते चले जाओ, हो गया बस खत्म। पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एक आदमी डिस्ट्रैक्ट हो के बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा 13-14 साल में, 10 साल लग जाएंगे। और अगर आदमी एक पॉइंटेड फोकस है ना, तो 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है। बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, कॉपी राइटिंग क्या होती है, हेडलाइन कैसे बनाते हैं, हुक क्या होता है, रिटेंशन कैसे बनाएं, एक वो दुनिया है कॉपी राइटिंग की। फिर आपकी ये ब्रांडिंग क्या होती है, सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंट टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और ये मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिगर आउट करनी होती है, इसलिए टाइम लगता है बिजनेस में। उसके बाद टीम लीड कैसे करें, अगर टीम बना रहे हो तो उसमें कैसे किस तरीके से बिहेव करना है, मैनेजमेंट कैसे करें, वो एक अलग एक कॉन्सेप्ट खुल जाता है आपका। चलो वो नहीं भी कर रहे हो, शुरू में आप सब कुछ खुद भी कर रहे हो, तो लेट से कि अगर आपको कॉल पे कस्टमर से बात करनी है तो क्या बात करें, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, हाई टिकट सेलिंग क्या होती है, लो टिकट सेलिंग क्या होती है, टिकट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ऑफर कैसे बनाते हैं, व्हाट इज ऑफर, किसी चीज को यूनिक कैसे, कंपटीशन से कैसे लड़े, ब्लू ओशन क्या होता है, रेड ओशन, कुछ नहीं पता। बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी होती है लोगों को, बहुत सारी चीजें। मैं उसी में कर रहा हूं अभी, इसलिए अभी मैं पिछले 2-3 साल से ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे पैसा आ रहा है, पर उतना पैसा नहीं आ रहा है कि मैं दिल्ली से कानपुर फ्लाइट में जा सकूं। आप देखना अभी जब मेरे पास एक ऐसा पैसा होगा कि मान लो कंफर्ट होगा मेरे पास, अच्छा कुछ होगा, तो आप मेरे को देखोगे कहोगे ये तो उड़ा रहा है पैसे। मैं उड़ा नहीं रहा हूं। मैं जब मेरा टाइम नहीं था तो मैं घटिया जनरल में भी सफर किया हूं। अब मेरा टाइम है तो मैं फ्लाइट से सफर कर रहा हूं। कल को फिर टाइम अगर खराब आ जाता है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि अब तो फंडामेंटल साथ में आ गए हैं, लेकिन अगर फिर भी टाइम खराब हो जाता है तो फिर से मैं जनरल में सफर करने के लिए रेडी हूं। रेडी होना ही पड़ेगा मेट्रो में सफर करने के लिए। आप लाइफ को हमेशा ऐसे देखो, आप पैदा होते हो जनरल पे, फिर आप आते हो थर्ड स्लीपर पे, फिर आप आते हो थर्ड एसी पे,
फिर आप आते हो सेकंड एसी पे, फिर आप आते हो फर्स्ट एसी पे, फिर आप आते हो फ्लाइट पे, फिर आप आते हो एर्गोनॉमिक क्लास पे, इकोनॉमिक क्लास पे, फिर आप आते हो बिजनेस पे, फिर आप आते हो लग्जरी जो एयरप्लेन होते हैं उसमें, कतार एयरवेज वटेवर जो भी होता है, फिर आप आते हो प्राइवेट जेट पे। तो धीरे धीरे से ऐसे ऊपर लेवल होता है। अब कहाँ रुकना है वो आपका डिसीजन है, पर एटलीस्ट इतना तो हो कि दिल्ली से कानपुर फ्लाइट से जा सको, कि साला जब भी कोई दिक्कत हो, कुछ तो कहीं मान लो कहीं जा रहे हो तो 4-5 लोग बैठे, बदबू आ रही है, बस में जा रहे हो बदबू आ रही है, किसी ने पात दिया, सूंघना पड़ रहा है आपको, लोकल से सफर कर रहे हो, ये सब तो, इस सबसे तो हटो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर खरीद लो, मैं कह रहा हूं करो करो, वो भी करो अगर करना चाहते हो, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि पैसे को पाना है तो भौतिक जगत के नियम कानूनों को समझना होगा, और उसके बाद बिजनेस के नियम कानूनों को समझना होगा। और स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से ये सब कुछ आपको विराग दिखेगा, लेकिन आपको राग जबरदस्ती पकड़ना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर सुनामी आ रही है तो कौन परेशान होने वाला है? वो जिसने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, या वो जो असत्य में जीता रहा, इमेजिनेशन में जीता रहा, यानी वो एक बिजनेसमैन इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये परेशान होने वाले हैं। वो नहीं परेशान होगा सुनामी आएगा तो, जो आदमी एक्चुअली में सुनामी का मतलब रियल सुनामी नहीं है, एक ऐसी सुनामी भी आ सकती है जो हो सकता है साइकोलॉजिकल सुनामी, जैसे हाथ पैर कट जाना, या हाथ कट जाना, पैर कट जाना। तो क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आपकी कोई अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो ऊपर से छलांग मार सको? कि आपके घर वाले आपको टट्टी पेशाब नहीं उठा रहे, या चलो आपके पास पैसा नहीं है, चले गए सारे पैसे लूट के भाग गए, और कोई आपकी हेल्प नहीं, आपके बेटे, आपके माँ, आपके मम्मी पापा कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी, तो वहां पे आदमी क्या करेगा? लेटा लेटा सो रोता रहेगा या कूदेगा? है हिम्मत कूदने की? तो आत्महत्या भी कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन कहां पे? जहां पे कोई विकल्प नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सामने अब मुझे, अगर मैंने गोली नहीं मारी अपने आप को, या मैं कूदा नहीं, तो मुझे ये लोग उठा के एसिड में डाल देंगे, जहां पे मुझे तड़प तड़प के मेरी खाल को निकाला जाएगा। तो वो ज्यादा सही है या कूदना ज्यादा सही है? ऐसे ही लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हर एक सिचुएशन में आपको फेस करना होता है, और देखना होता है, और बोलना होता है जिंदगी से, आओ दिखा, यही औकात है तेरी। भगवान गुलाम बन जाएगा आपका, क्योंकि डिजायर है नहीं। डिजायर जो भी है, अगर आपसे कोई डिजायर बार बार छीनना है, एक भगवान आ गया आपके पास, वो आपका बैग छीने जा रहा है, और आपको सफरिंग हो, नहीं मेरा बैग मत लो, मेरा बैग मत लो, मेरा बैग मत लो, मेरा बैग मत लो। भगवान छीने जा रहे हैं आपसे, अब भगवान से ले जाओ। अब बताओ भगवान का कंट्रोल क्या है आपके ऊपर? कोई कंट्रोल नहीं है, भगवान गुलाम हो गया आपके। भगवान मतलब क्या? हर वो चीज जो आप चाहते हो आपको कुछ पकड़ नहीं पाएगा। तो सत्य में जीना जरूरी भी है, कि अगर अभी जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जहां पे आपको बताऊंगा, आप करो ये झेल रहे हो आप, उसके बाद ये पॉडकास्ट कर रहे हो झेल के। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में इस समय, मैं बताऊंगा नहीं, मैं कभी टाइम आएगा बताऊंगा। मेरे आंसू निकल आते कभी कभी, कोई कोई मन करता है कि मैं, कितनी बार मेरे पास विचार आ चुका है कि मैं आत्महत्या कर लूं, कितनी बार विचार आ चुका मेरे पास, लेकिन वो विचार इसलिए आता है क्योंकि माइंड एस्केप ढूंढ रहा हो, तो कहता है ये भी एक विकल्प है, ये भी एक विकल्प है, तो वो इसलिए विचार आता है, पर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा मैं। क्यों करना है? करना ही नहीं, लेट गो करो ना। आदमी सुसाइड क्यों करता है, पहले समझने की कोशिश करो। आदमी अपने डिजायर को नहीं छोड़ना चाहता, आदमी मरता अपने डिजायर के लिए। सोचो कितना चूतिया डिजायर होता है। कोई भी आपका डिजायर है, किसी लड़की शादी करनी है उसके लिए मर गए, कोई किसी से अचीव करना उसके लिए मर गए, नहीं कर पाए मर गए, कोटा में नहीं हुआ मर गए, यहां नहीं हुआ मर गए, आईएएस नहीं हुआ मर गए। अरे भाई कब छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप मर इसलिए रहे हो क्योंकि आपका डिजायर था। सोचो अगर आप डिजायर ही छोड़ दो, डिजायर को मार दो, तो खुद को मारना ज्यादा बेटर है, डिजायर को मारना ज्यादा बेटर है? डिजायर को मारना ज्यादा बेटर है। आप कहोगे डिजायर क्यों मारे? क्योंकि ये डिजायर अगर आपने आज नहीं मारे, यानी इनसे मुक्त नहीं हुए, इनके साथ रह कर भी आप इनसे मुक्त होना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ रहे, लेकिन ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और ये वासना नहीं बनेगा। वासना मतलब क्या? बसना।
ये आपकी झोपड़ी के अंदर नहीं आएंगे, आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, बाहर खड़े रहेंगे। जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ बाहर बाहर से है, सिंगिंग भी मेरे लिए बाहर बाहर है, गाना भी मेरे लिए बाहर बाहर है, मेरी पत्नी, मेरे जो भी आने वाले पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप, या कुछ भी है, मेरी इमेज, कुछ भी जो आप सोचते हो मेरे बारे में, वो सब मेरे लिए बाहर बाहर है। घर के बाहर खड़ी है, भगाया नहीं है किसी चीज को, बाहर खड़ा हुआ है। तो आप कहोगे ये तो हम बाद में भी कर लेंगे जब अचीव कर लेंगे, नहीं, वो आत्महत्या करवा देगा आपको, वो डिप्रेशन में ला सकता है आपको कभी भी किसी भी वक्त। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है मैं कौन हूं। इसीलिए पहले पुराने, जब राम का जमाना था, जब ये अकबर का जमाना चल रहा था, उस वक्त भी जब बच्चा इंडिया में पैदा होता था, हिंदू कल्चर का बच्चा, तो 12 साल की उम्र में तक उसको इतना ज्ञान दिया जाता था कि 12-13 साल तक वो समझ जाता था मैं कौन हूं। उसको जैसे ही बच्चे ने होश संभाले, तीसरे चौथे साल से उसको आत्मज्ञान देना चालू कर देते थे कि आप ये नहीं हो, आप ये हो, आप ये नहीं हो, आप ये हो। तो बच्चा क्वेश्चन करता है, अच्छा मैं ये नहीं हूं, मैं कैसे हूं, पापा मैं मिरर में दिख रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं हूं, तो बताना चालू कर देता है। धीरे धीरे 12-13 साल तक आता है तो उसकी इंटेलेक्ट ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाता है। अर्जुन को यही तो किया, अर्जुन के पास नहीं था ज्ञान, अर्जुन पूरे लड़ते रहे, उनके जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने भी ज्ञान नहीं दिया, वो अपना उसको धनुषधार कराते रहे, धनुष बाण। इसलिए तो बाद में द्रोणाचार्य भी अगेंस्ट हो गए थे शायद, जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि द्रोणाचार्य को खुद नॉलेज नहीं था, दुर्योधन को कोई नॉलेज नहीं था कि मैं कौन हूं, किसी को नॉलेज ही नहीं था मैं कौन हूं। कृष्ण को था, लेकिन कृष्ण ने कहा इसका टाइम नहीं आया अभी, तो क्योंकि वो बड़े हो गए थे, अब कृष्ण उनको मिले थे जब वो बड़े हो गए थे शायद, तो इतना उन्होंने दिमाग लगाया कि उन्होंने कहा कि एक बार दुर्योधन और शायद भीम मेरे हिसाब से कृष्ण के पास आए, तो कृष्ण ने बोला कि दुर्योधन सर के पास खड़ा हुआ आके, और कृष्ण के पास पैरों के पास जाके भीम खड़े हुए, शायद मैं शायद रॉन्ग नेम भी ले सकता हूं, लेकिन दुर्योधन तो था वहां पे, वो कृष्ण थे, भीम थे नहीं, लेकिन पांचों पांडव में एक कोई था। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण बोला कि देखा कि पहले दुर्योधन तो मेरे सर के पीछे खड़ा हुआ है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा फ्रेम किया, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम दोनों मेरे से कुछ मांगने आए हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी पूरी सेना ले जाओ, और या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दुर्योधन को पहले उन्होंने मौका दे दिया, तो बोलने के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो सर के पास खड़ा था, उनको पता था वो वही मांगेगा। कहता है इनको क्या करना है, ये तो एक आदमी है, इनको कुछ होगा नहीं, मर जाएंगे तुरंत, इनकी सेना ले लो। और उनके पास बहुत सेना थी कृष्ण के पास। तो भीम का मौका आया, भीम ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। और वही एक बहुत बड़ा डिसीजन था जीतने का। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी बना दिया अर्जुन को, और अर्जुन लड़ने लगा। बीच में ही अर्जुन के जो हथियार थे वो नीचे गिर गए। अर्जुन ने कहा हे प्रभु मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं अपने सारथियों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को कैसे मारूं? सामने तो अपोनेंट्स में मेरे मित्र खड़े हुए हैं, मेरे बचपन के सखा यार खड़े हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मारो ना मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर मरता ही नहीं है। कहते क्या नहीं मरता? तो बताना चालू किया धीरे धीरे कि यहां जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामा चल रहा है, ये युद्ध हो ना हो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हूं ना हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ है ही नहीं, ये सब फालतू ड्रामे चल रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा जो ड्रामा चल रहा है, तो वो डिटैच हो गया, क्योंकि उसको पता वो खेल हो गया उसके लिए। अब उसने पेलना चालू किया। तो ये था रीजन पूरा का पूरा जीतने का। तो अल्टीमेटली ही रियलाइज कि वो कौन है। और यहां पे काफी सीख है। एक तो है कि उन्होंने, वो भीम ने उनको चुना, दूसरी चीज ये है कि मौके पे ही उन्होंने ज्ञान दिया। भगवत गीता वहां क्यों सुनाई? बीच उसमें कब से साथ थे? 18 साल से शायद साथ में थे वो, काफी टाइम से वो साथ में थे अर्जुन के साथ, लेकिन वहीं क्यों सुनाई? क्यों? क्योंकि हर एक चीज का टाइम होता है। आप कब रेडी हो मुझे नहीं पता, एक बच्चा हर समय रेडी है। इसलिए बच्चे को बताते थे, कोई बच्चे को आप शेप दे दोगे, बच्चा अभी एक मिट्टी की तरह है, उसको आप शेप दे दो वो घड़ा बन जाएगा। घड़े को शेप कैसे दोगे? घड़े को शेप आप तब दे सकते हो जब घड़े की जिंदगी में पूरी तरीके से ये हो गया हो कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। वही चीज आपके साथ होनी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो अगर आपके साथ में ये है ना कि अब मैं बहुत हो गया, मुझे रास्ता खोजना है कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, या मैं भूखा मर रहा हूं, या ये है वो,
आप समझ जाओगे। उसके बाद आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा एक तरफ। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप ये भी जान ले पहले कि हु एम आई, मैं कौन है, जिससे आप कितनी भी परेशानियां आने जिंदगी में, कितने भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, दुर्घटनाएं हो जाएं, आपके आसपास आपको रोज उठोगे, आपको रोज ये बताया जाएगा ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे आप उठोगे, आपके घर वाले बोलेंगे ये बन जा, ये बन जा, फिर आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी इतना पैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, आपके घर पर गर्लफ्रेंड के ससुराल वाले बोलेंगे अरे डॉक्टर नहीं है, अरे ये नहीं, अरे रोज आप सुबह उठोगे और सुबह से लेकर शाम तक आपको ये बताया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि तुम बेवकूफ हो, तुम छोटे हो, तुम्हें ये बनना है, तब तुमको ये हम मिलेगा। कि मान लो अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तब तुमको ये लड़की मिलेगी, तुमको इतना पैसा चाहिए तब तुमको ये मिलेगा। तो भौतिक भौतिक को खींचता है, भौतिक भौतिक को खींचता है, यानी आपको भौतिक चाहिए भौतिक के लिए। आपको मम्मी पापा को प्राउड करना है तो उसके लिए भौतिक चाहिए। आपको अपने बच्चों को प्राउड करना है उसके लिए भौतिक चाहिए, तो बच्चे गाली देंगे। आपको अपने ससुराल वालों को मनाना है उसके लिए आपको भौतिक चाहिए, और जितना भौतिक वो सोच रहे हैं वो चाहिए। यहां पे ये भी नहीं कि आप कुछ भी उठा के ले आओ, कह दो कि मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूं, देखो मैंने 14 साल रियाज किया, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ एक संगीत वालों की अगर लड़की है, वो लेट्स से कि अगर कोई लड़की जागरण करती है, उसके घर में म्यूजिशियंस है सब, तब उसकी शायद वैल्यू हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कोई वैल्यू नहीं है इसकी। कि 14 साल आपने रियाज कर दिया तो उससे क्या होता है, देखो मैं आत्मज्ञानी हूं, इसकी क्या वैल्यू है। आत्मज्ञानी की वैल्यू करेगा, आत्मज्ञानी की वैल्यू करेगा। संगीत की वैल्यू करेगा, एक संगीतकार की वैल्यू करेगा। और एक बिहारी आईएएस आईपीएस की वैल्यू करेगा, बिहार का अगर कोई आपका है तो आप अपने हिसाब से भौतिक नहीं ला सकते हो कि मेरे हिसाब से क्या भौतिक है, देखो मैंने 14 साल रियाज किया, या मेरी 50,000 की नौकरी है। भैया उनको 2 लाख रुपए का लड़का मिल रहा है, आपकी 50,000 की नौकरी क्या है, अब बताओ। तो भौतिक चाहिए तो भौतिक चाहिए, भौतिक अगर है तो भौतिक होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है पर कास्ट आपकी कुछ ऐसी चीज हो आप चेंज ही नहीं कर सकते। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन कह रहे कास्ट आपकी, आप ओबीसी हो, आप एससी एसटी हो, हम तो जनरल में आते हैं। अब बताओ अब क्या चीज कैसे चेंज करोगे। हो सकता है धर्म परिवर्तन आपको बोले कराने के लिए, हो सकता है आप हिंदू हो मुस्लिम है लड़की, आप तो ऐसी ऐसी सिचुएशन से फंसो जिसकी कोई हद नहीं है। अब बताओ क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों के डिजायर यानी समाज की वासनाओं का जो प्रेशर है वो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर करेगा, आपको डिप्रेशन करने पे मजबूर करेगा, आपको स्ट्रेस देने पे मजबूर करेगा। आपको यह दिखाया जाएगा, रोज सुबह उठोगे रोज दिखाया जाएगा तुम साले छोटे हो, तुम साले छोटे हो तो हम देखो कितने बड़े हैं, और तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम। आपको जैसे ही यह पता चलता है कि मैं कौन हूं, तो अब आपको साधारण में असाधारणता दिखाई लग जाती है। यह दुनिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को प्रेस करती है, क्योंकि यह नियम है भौतिक का। एक और नियम सुनो, यह दुनिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को प्रेस करती है, लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म में आते हो तो साधारणता में असाधारणता दिखने लगेगी। कि एक आदमी साधारण है, कॉमन है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर कुछ यूनिक दिखेगा, और है ही, शक्ल तो दिखेगी यूनिक, पर हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक हो जो उसके पास पैसे ना हो, ये ना हो, बट जरूर उसके अंदर कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा कि हाँ ये। और अगर ना भी दिखे तो भी साधारणता की वैल्यू आपके अंदर बढ़ जाएगी। बच्चे को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाना होगा, फिर अपने बच्चे को एक्सट्रीम ऑर्डिनरी बनाना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक्सट्रीम ऑर्डिनरी। कि बच्चा अगर मान लो कह रहा पापा मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ठीक हूं, 20-30 हजार की नौकरी ठीक है भाई, करे, क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर भाई जो करना है। अब आप दुनिया के हिसाब से मोल्ड होना चालू हो जाओगे, जो दुनिया चाहती है उस हिसाब से, ना कि आप जो चाहते हो। क्योंकि आपका भी प्रेशर है, एक है आपके समाज का प्रेशर, और एक आपके समाज के डिजायर का प्रेशर है, एक संसार के डिजायर का प्रेशर है,
और एक आपके डिजायर, खुद के स्वयं के डिजायर का प्रेशर है, स्वयं के डिजायर का प्रेशर है, और एक आपके खुद के डिजायर का। मैंने पुराने में पॉडकास्ट में सब बातें करी हैं सही से। तो अब क्या होगा कि अब आप जैसे ही उसमें बैठोगे, अब क्या होगा, तो यार सही है, सब कुछ सही तो है, क्या खराब है। अभी दुनिया को प्रॉब्लम पता है, दुनिया को जैसी है वैसी इसको पसंद नहीं है, उसको कुछ और बनना है, कुछ और, कुछ गोल है, कुछ भी बना लिया। शरीर में कुछ चेंजेस लाने हैं, यहां कुछ चेंजेस लाने हैं, वहां लाने, अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाने हैं। कोई चेंज लाने की जरूरत ही नहीं है, बैठ रहोगे आप, जो चल रहा जैसे चल रहा है चलने दो, नाक टेढ़ी रहने दो। अभी आप अपनी नाक टेढ़ी देखते हो, यार आगे पैसे आएंगे सर्जरी करा लूंगा, या लड़की कोई देखेगी मेरे बाल नहीं है, या सर के ऊपर बाल नहीं है, पैसे आ जाए हेयर ट्रांसप्लांट करा लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंजे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके हाथ में वो करो, जॉ लाइन आपके हाथ में है ना, तो करो जिम, गंजे होते हुए भी अच्छे लगोगे। हेयर तो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप देखोगे, आप स्वीकृति आने लगेगी आपके अंदर, जो जैसा है वैसा उसकी स्वीकृति। क्यों? क्योंकि आपको बदलना ही नहीं। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि जो जैसा है वैसा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा हूं इस दुनिया से, और दुनिया कुछ अचीव करके बड़ा बनना चाहती है। ये इल्यूजन है दुनिया, इसको माया बोलते हैं। ये माया है दुनिया की, आप उस माया से बाहर आ चुके हो। तो जो कुछ भी करना है आत्मज्ञान पाने के बाद करना है, लेकिन आत्मज्ञान पाने के बाद चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको जिंदगी में क्राइसिस जब तक नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वासना ढीली होने लगती है। तो ये आपके ऊपर है, आप आत्मज्ञान लो फिर करो, क्योंकि उसमें टेंशन है। मान लो अगर कुछ अचीव नहीं भी हुआ तो भी टेंशन नहीं है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ भी आपका अचीव नहीं हुआ, आपका छत से कूदने का मन करेगा, पंखे से लटकने का मन करेगा आपका। कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम में फेल हो गए, पंखे से लटको, कोटा में फेल हो गए, पंखे से लटको, लटक जाओ लटक जाओ। तो आपका अल्टीमेटली आपका डिजायर मरवा रहा है, और स्पिरिचुअलिटी आपके डिजायर को मार देती है। तो एक नेगेटिव साइड स्पिरिचुअलिटी का ये है कि अगर डिजायर मर गया तो सर्वाइव कैसे करोगे। तो वो एक स्ट्रगल होता है, लेकिन उसको भी हैंडल कर सकते हो आप, बट वो स्ट्रगल वो खतरनाक होता है। तो अगर आपको पूरी तरीके से ये कि मुझे करना ही करना है, तो अभी मत आओ स्पिरिचुअलिटी में, और वैसे भी वही आएगा जो क्राइसिस में है। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो दुनिया है इसके अपने नियम कानून हैं, और भौतिक जगत जो है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसके अपने अलग नियम कानून है। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाते हो दोनों क्लैश मारते हैं। अगर आपको इस भौतिक जगत में चाहिए कुछ भी, तो आध्यात्मिक जगत के नियम कानून यहां पे अप्लाई नहीं होंगे। कि आप किसी लड़की से कहो तो क्या होता है, इंग्लिश ना बोलो हिंदी ही बोलो, तो उससे क्या होता है, अरे उसको भैया इंग्लिश अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको उसको पटाना है तो आपको उसको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, नहीं पटाना तो बात अलग है। आप उसको चेंज मत करो कि अरे हिंदी बोलना अच्छा होता है क्या, इंग्लिश क्या बोलती रहती हो। अरे भैया उसको इंग्लिश में तो इंग्लिश, उसके हिसाब से इंग्लिश सीखो, खत्म हो गया मामला। प्रोनाउंसिएशन मत बोलो, प्रोनाउंसिएशन बोलो, लफ्जों का उल्लेखन सही से करो, क्योंकि उसको नहीं पसंद है, अगर आपको उसको पाना है तो। और एक चीज आखिरी में जाते जाते, मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद दे दी मैंने इसको पॉडकास्ट को 2-3 बार सुनना, एक बार सुन के टाल मत देना, क्योंकि आप जानते हो कि मैं ज़्यादा पॉडकास्ट लेके आता हूँ तो आप सोचते हो एक बार देखेंगे अगला सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको 2-3 बार सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। डिज़ायर को बिना एक्सप्रेस किए हुए डिज़ायर से आप रिलीज नहीं पा सकते हो। डिज़ायर को एक्सप्रेस करिए फिर रिलीज चाहिए। तो सच्चा प्यार चाहिए तो जाओ ढूंढो, और प्यार में फंसो और धोखा खाओ। नहीं खाना है तो भी मत खाओ, चाहे खाओ चाहे ना खाओ, आप रिलीज हो जाओगे उससे। जैसे आदमी शादी कर लेता है पर रिलीज हो जाता है, तलाक नहीं होता फिर भी। तो ये था पूरा का पूरा पॉडकास्ट। नियम कानून क्लैश होते हैं, आपको भौतिक चाहिए तो भौतिक के नियम कानून फॉलो करिए, आध्यात्मिक चाहिए तो आध्यात्मिक के नियम कानून फॉलो करिए। आई थिंक सारा कुछ कवर हो चुका है इसमें, बचा नहीं, पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया। चलिए कोई नहीं, चलिए बाय, टेक केयर। और अगर आप डोनेट करना चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डोनेट कर सकते हैं, वैसे कोई मजबूरी नहीं है। थैंक यू, टेक केयर।